का, तो वो उस पर भी हम लोग लाइव दे रहे हैं। ठीक है, बस 2 सेकंड मुझे अलाउ कर दिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी 1 सेकंड। वालेकुम सलाम जीनिया, कैसी हो? बहुत दिन हो गए। हाँ बिल्कुल। जी इसको मैं फॉर्मली स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ज्वाइन किया, और बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने एक दिन में ही आप लोगों को कल इनवाइट किया और आज आप लोग आगे, बहुत बहुत शुक्रिया। सिंध में और बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान में अब तो सूरत हाल फ्लड लाइक्स जो बारिशों से स्टार्ट हुई और फिर बढ़ती गई। खासतौर पर बलूचिस्तान की सूरत हाल बहुत ही ख़राब थी। फिर सिंध में जब इतने सारे मानसून के स्पेल आए तो उसकी वजह से भी इलाके, बहुत सारे इलाके बल्कि तकरीबन सारे 23 डिस्ट्रिक्ट कराची के अलावा वो पानी के अंदर है इस वक्त भी। और अभी जो रिपोर्ट्स जो ताज़ी आ रही हैं वो ये कि काफ़ी जगहों पे जैसे दादू में, सागड़ में और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो मुख्तलिफ जो नहरें हैं या जो कैनाल्स हैं उन पे भी काफ़ी इस पे ब्रीचेज आ गई। तो वो पानी जो है वो अब वो कहते हैं कि मेहर, सैफुल नाथन शाह, जोही, ये जो दादू में डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इधर सांगड़ की तरफ सांगड़ सिटी वो अभी थ्रेट में है। फिर शदाद कोट और कंबर साइड पे भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। और पानी जो है वो जहाँ पे खासतौर पर नहरें नहीं है वहाँ तो बहुत सूरत हाल ख़राब है। तो उस पे हम लोग एक तो ओवरव्यू करना चाह रहे थे, फिर हम कोई अगर कोई सेट ऑफ रिकमेंडेशन बना लें तो फिर हम उसके हवाले से भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या करने का इरादा रखते हैं। मगर ये जो सिलसिला हमने स्टार्ट किया है ये हम सिंध से कर रहे हैं, मगर हम चारों सूबों का और जल्दी जल्दी हम करेंगे इस वीक के दौरान इंशाल्लाह। ये उसके बाद हम बलूचिस्तान की सिचुएशन को देखेंगे, फिर पंजाब, खासतौर सदरन पंजाब में सूरत हाल बहुत ख़राब है और वहाँ पे भी इसी तरह की सूरत हाल है जो लोग काफ़ी दरबदर हो गए हैं और वो पानी में घिरे हुए हैं। फिर केपी में भी काफ़ी अभी सूरत हाल वाज़ेह हो रही है, काफ़ी वहाँ पे नुकसान हुआ है सवात में खासतौर पर और मानसेरा डिवीजन में। तो ये इस पे केपी पे अलग हम लोग करेंगे, हमारे साथी हैं वहाँ पे रफ़ीक साहब, तो ये भी हम इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंध के सूरत हाल से, क्योंकि हम लोग सिंध में खुद मौजूद हैं और प्लस सिंध में बहुत सारा नुकसान हुआ है। बलूचिस्तान में भी इसी तरह का हुआ है, मगर अब चूँकि इसको भी हम सेकंड फेज में बलूचिस्तान को लेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जीनिया शौकत से, जो डायरेक्टर हैं दनियाल नॉलेज फोरम की, और कि एक तो आपको फॉर्मली वेलकम भी करें, थोड़ी सी अगर सिचुएशन पे बात करके फिर हम जो मेन स्पीकर हैं जो हमारे 4 स्पीकर हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो 7 से 8 मिनट के दरमियान वो अपने इलाके में और अपनी कम्युनिटी या अपनी जो भी उनका है वहाँ उस सूरत हाल के बारे में बताएं, और ओवरऑल भी बता सकते हैं वैसे तो सिंध में जो भी सूरत हाल है। जैसे हमने डॉक्टर सोनो को स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि जो चूँकि इंसानों के साथ साथ लाइफ स्टॉक भी काफ़ी मुतासर हुआ है, तो वो थोड़ा सा उस पर भी बात करें। राधा को इसलिए भी हमने रिक्वेस्ट की है कि जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, खासकर शेड्यूल कास्ट जो हमारे मुल्क में हैं, तो वो खासतौर पर सिंध में बहुत मुतासर हुई हैं और वो उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। कल हमने एक रिक्वेस्ट हुई थी, गंबट से रिसीव हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वहाँ पे जो उनकी मेघवाड़ कम्युनिटी है वहाँ पे उनके जो घर हैं वहाँ से पानी नहीं निकल सका है और खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेशन उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। तो इस तरह की रिपोर्ट बहुत सारी आ रही है और उस पर हम लोग बात करेंगे। और अकरम खास के लिए वहाँ फील्ड में था, ज़ाहिर है ईदी के साथ उन्होंने भी काम किया नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट में, तो उससे अभी हम लोग से बात करेंगे। तो ओवर टू यू जीनिया, आप अपनी माइक खोल लें प्लीज। बहुत शुक्रिया शुजा, और बहुत शुक्रिया कि आपने एक्सप्लेन किया आज के सेमिनार का मकसद।
मैं बस ब्रीफली अपने पार्टिसिपेंट्स को वेलकम कहना चाहूँगी और चाहूँगी कि जल्दी से हम वेबिनार को शुरू करें ताकि फील्ड से जो ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे एक्सपर्ट्स की और वो लोग जो फील्ड में मौजूद हैं उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और समझ सकें। तो सबसे पहले आप सब तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया, हमारे मौजूद स्पीकर्स का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने ज्वाइन किया। और ये एक इमरजेंसी की सिचुएशन है तो हमने भी कोशिश की कि जितना जल्दी हम इसको एक साथ ला सकें आप सबको, चाहे उसके लिए कई चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। और नॉलेज फोरम तो आप सभी उसका हिस्सा हैं एक तरीके से, दूसरे तरीके से। तो आप सब जानते हैं इस इदारे को, ये छोटा सा इदारा है जिसमें हमारी ये कोशिश होती है कि हम नॉलेज प्रोड्यूस करें ह्यूमन राइट्स और डेवलपमेंट की थीम्स पर। और बेसिकली ह्यूमन राइट्स और डेवलपमेंट की थीम्स पर तो बहुत तरीक़ों से काम होता है, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपना जो भी काम करें उसमें कम्युनिटी को हम फोकस करें, कम्युनिटी के बारे में बात करें, उनके इश्यूज़ को उजागर करें और वो जो काम हम करें उससे कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचे। तो हम पिछले 2 सालों से कोशिश कर रहे हैं अपना काम करने की। हम कराची में छोटा-सा हमारा सेटअप है और हमने इस अपने एजेंडा के तहत कुछ रिसर्चेस की हैं जिसमें हमने एग्रीकल्चर वर्कर्स और डिसेंट वर्क के ऊपर काम किया है। हमने ट्रेड यूनियन की मैपिंग की है। सिंध गवर्नमेंट के साथ थोड़ा-सा हमने काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़म के उसके ऊपर काम किया है, मौज़ू के ऊपर। सिविल सोसाइटी कि हमने राइट्स को देखने की कोशिश की है, तो उसमें कुछ आर्टिकल्स लिखे थे, कुछ रिसर्चेस हुई थी। और एक और प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ट्रांजिशन को फॉलो कर रहे हैं। तो इसी हवाले से हम इस तरह की कोशिश करते हैं कि कुछ हम एक तो रिसर्च का तरीका ये होता है कि आप फील्ड में जाकर और डेटा लें और फिर रिपोर्ट्स बनाएं, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ बात की जाए, आप जैसों के लोगों के साथ जुड़ा और समझने की कोशिश की जाए कि जो आप काम कर रहे हैं उसके तहत कम्युनिटी की क्या पिक्चर सामने आ रही है और क्या करने की ज़रूरत है कि हमारे काम से कम्युनिटी को फ़ायदा हो। तो इसी होप के तहत हमने ये वेबिनार आज का मुनाकिद किया है। और जैसे शुजा ने बताया कि हमारी कोशिश होगी कि हम तमाम प्रोविंसेस में जो फ्लड्स हो रहे हैं इसकी पिक्चर को आपके सामने ला सकें, आप ही की मदद से आपके सामने ला सकें। सो आप लोगों का दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया एंड ओवर टू शुजा। और हम पूरा लुक फॉरवर्ड करते हैं कि हम इसको ट्वीट्स के ज़रिए भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, आज की जो आपकी बात होगी। और जब इंशाल्लाह इस वेबिनार ख़त्म होगा तो हम प्रेस रिलीज़ और रिपोर्ट के ज़रिए भी इसको डॉक्यूमेंट करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जी बहुत शुक्रिया दीदिया। अगर मैं स्टार्ट कर लें, मेरे ख्याल में जान से स्टार्ट करते हैं, जान और जानवर, क्योंकि कंबर शहदाद कोट में आज बहुत सूरत हाल ख़राब थी और वहाँ पे फैसल ईदी भी पहुँचा हुआ है। तो पहले तो आप सूरत हाल वहाँ की बताएं, फिर हम मज़ीद आपसे सवाल भी करेंगे। अच्छा, तो स्पीकर से सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि उसको 7 से 8 मिनट के दरमियान करें, क्योंकि बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी हम लोग चाहेंगे कि वो उनसे सुनना चाहेंगे तो अपने इलाकों के बारे में वो बता सकें। ओवर टू यू जान। थैंक यू शुजा, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मैं जो ये सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, ये जो नॉर्थ सिंध के चार डिस्ट्रिक्ट हैं, कश्मीर है, शिकारपुर, जैकबाबाद और कंबर शहदादपुर, तो इसकी सूरत हाल है। ये अफेक्टेड आप कहेंगे तो डेटा भी मेरे पास है। 2 किस्म की डेटा है। एक तो ये है कि जो गवर्नमेंट ने दी है, और दूसरी डेटा ये है कि जो हमने ये अपने तौर पे जो है वो कैप्चर की है या दोनों बता सकते हैं आप। ठीक है ना। तो डैमेजेस की डेटा मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की है, वो तो वहाँ पे मौजूद है। अब ये डिस्ट्रिक्ट जो भी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, शिकारपुर, अपना कश्मीर, जैकबाबाद और कंबर शहदादपुर, ये है बलूचिस्तान की पट्टी पे। तो 2 तरह से अफेक्ट हैं इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में। एक तो अफेक्ट ये है कि जो हमारी खुद बारिश हुई और जिसमें मुसलसल 7 दिन तक बारिश कमोबेश चलती रही, और इसके डैमेजेस हैं। और दूसरा हमें जो अभी फेस कर रहे हैं, जो कि एक नई सूरत हाल बन रही है, जो काफ़ी दिनों से है,
वो है जो कि बलूचिस्तान की तरफ से आने वाला पानी है। कोहे सुलेमान से जो डेरा बुगटी है, कोलू है, इवन सिबी से लेके जो पानी वहां से हिल टोरेंट से चलता है फ्लैश फ्लड का, वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। अभी जो कच्ची कैनाल बना है वो कंप्लीट नहीं है, वो डेरा बुगटी को पहुंच के खत्म हो गया है, तो अभी आगे उसका काम चल रहा है। तो ये पानी पहले तो पूरा उस तरफ चला जाता था राजनपुर, और कुछ हिस्सा कश्मीर का जो है उसको अफेक्ट करता था, लेकिन अब ये 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है। एक हिस्सा वो है जो राजनपुर और डीजी खान की तरफ चला जा रहा है, और दूसरा वो कच्ची कैनाल को लग के ये सोबतपुर और नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट को से क्रॉस करके जैकबाबाद और कश्मीर डिस्ट्रिक्ट को हिट कर रहा है। अभी वो पानी जो है उसका बहुत ज्यादा दबाव जो है हमारे जो पट फीडर कैनाल है, शाही कैनाल है, और ये फिर जो हैरदीन ड्रेन है हमारे जो सिंध और बलूचिस्तान को डिवाइड करती है, जैकबाबाद को स्पेशली और सोबतपुर डिस्ट्रिक्ट को, उस पे बहुत बड़ा दबाव है। लेकिन बारिश तो हो गई, अभी वो पानी चला है कश्मीर से, जो बारिश का पानी था जो मुख्तलिफ ड्रेन होता हुआ अब वो जैकबाबाद से गुजर रहा है, जो कि अल्टीमेटली जाएगा कंबर शहदादकोट की तरफ। तो जो बारिश में नुकसान हुआ, जो जगह गिर गई वो तो हुआ ही, वो जो फसलों का नुकसान हुआ वो हुआ, लेकिन अब जो ड्रेन हो रहा है पानी, एक तो इस पे बहुत बड़े मसले ये हो रहे हैं कि चूंकि यहाँ पे कबायली और इस तरह का सिस्टम है, तो एक जगह से कट लगाते हैं तो दूसरी बिरादरी या सरदार है वो आके उसको रोकता है, तो कुछ झगड़े हुआ, इस तरह के भी मसले हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि ये पानी जो है बहुत बहुत ज्यादा है और बहुत तेजी से आ रहा है, जो कि मैंने कुछ वीडियोस भी ट्विटर के जरिए शेयर की थी कि वो किस तरह से जो है दोबारा जो बारिश से मुतासर गांव थे और फसलें थी उनको दोबारा से अफेक्ट करता हुआ, बिल्कुल वॉश आउट करता हुआ ये अभी कंबर शहदादकोट की तरफ पानी जा रहा है, जिसकी वजह से जो मैं कहूँ कि इन डिस्ट्रिक्ट में जो चूंकि चावल की फसल अभी नई हमारे यहाँ रोंबा हुआ था, 2 महीने लेट था पानी, जिसकी वजह से लेट हो गया, और जुलाई में इसकी बुआई हुई और जुलाई अगस्त तक चलती रही। तो जैसे ही बारिश हुई है तो वो तो 90% जो है फसल हमारी चावल की जो फसल है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी एक ही फसल हो रही है, गंदम पानी की किल्लत की वजह से 70% जो गंदम है वो दूसरी फसल अभी नहीं हो रही, तो एक ही फसल है, साल में एक ही होती है, और जो कि 90% 95% जो है वो खत्म हो गई, कुछ लोगों की रह गई है। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि एग्रीकल्चर का नुकसान इसलिए बड़ा है कि इस पे लोगों की जो 70% जो लोग हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं, उनका लाइवलीहुड, उनका जो जिंदगी है वो पूरा साल उसी एक ही एग्रीकल्चर पे होती है, तो वो खत्म हो गया, तो इसको समझो कि वो पूरे साल के लिए ही उनका जो है वो नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान जो सबसे ज्यादा हुआ है, क्योंकि बारिश मुसलसल चलती रही है, तो जो कच्चे घर थे वो तो मुकम्मल कंप्लीट गिर गए। जो पक्के घर थे इनकी हालत ये है कि शहरों में बैठे हुए आरसीसी छतें हैं और रूफ की छतें हैं, लेकिन वो भी पानी से जो है पानी उनमें से भी बह गया है। खुद मैं बैठा हूँ मेरे घर में, मैं जगह ढूंढता रहा कि किस जगह पे चारपाई रख के पूरा हफ्ता मैं वहां पे बच्चों को सुलाऊं, अदरवाइज ये था कि प्लास्टिक की कोई वो जो होती है ट्रेपोलिन होती है वो लगा के हमने पानी को दूसरी जगह गिराया। तो शहरों की हालत ये है कि डैमेजेस हो गई है, लेकिन रूरल एरियाज में तमाम जो हैं वो गिर गई है जगह। फिर लाइव स्टॉक का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बड़ी बात यह है कि इसकी डेटा भी नहीं है। लाइव स्टॉक चूंकि लोगों को ये नहीं मालूम था कि जो फ्लड आता है, जब वो रिवराइन फ्लड होता है तो उसकी इत्तला मिल जाती है कि ये यहाँ से आ रहा है। क्योंकि बारिश थी तो लोगों को ये था कि वो घर में थे और उन्होंने कहा कि ये कल बारिश रुकेगी, आज रुकेगी, अभी रुकेगी, तो वो अपना लाइव स्टॉक जो है वो बाहर नहीं निकाल सके, जिसकी वजह से लाइव स्टॉक का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो एग्रीकल्चर से हट के दूसरा जो जरिया है मुआश है लोगों का, वो लाइव स्टॉक है, वो बहुत सारे जो है वो
डैमेजेस यहाँ पे हो गए हैं। हमारे यहाँ ये हर दिन रेन वाला जो है LBOD नहीं RBOD का जो मंसूबा है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। कंबर शदाद कोट से आगे वो ले जाता है हमलडंड और मंछर की तरफ जो ड्रेन होता है सिंध और बलूचिस्तान का पानी, सीम का जो नाला है वो हर दिन ड्रेन जिसको कहते हैं, वो हमारे लिए तो एक वबाल जान बना हुआ है। अभी थोड़ा दबाव पड़ता है क्योंकि पानी ड्रेन इसी की वजह से होता है, आगे वो कंप्लीट नहीं है तो ये यहीं पे ही पानी ब्रीच लग जाते हैं और वो फिर वो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में जिसमें सोबतपुर डिस्ट्रिक्ट है, फिर जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट है, इस तरफ से जैकबाद है, कश्मीर डिस्ट्रिक्ट है, फिर कंबर शादातपुर आखिर में जाके इतना अफेक्ट होता है झलमक्सी से क्रॉस करके, तो ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है। और ये हर दिन रेन का हम बहुत सारे सालों से सुन रहे हैं कि ये इस मंसूबे को कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। अब अगर फ्लड हो या ना हो, रेन हो या ना हो, लेकिन इसमें जो सीम का पानी है, जो उसको हम कहते हैं ड्रेन का पानी है, 5-6 जिलों से, जिसमें 3 जिले 4 बलूचिस्तान के हैं और 2-3 डिस्ट्रिक्ट जो है सिंध के, इनका सारा पानी मिलके इसमें होता है। ये हर वक्त कभी ना कभी कहीं ना कहीं ब्रीच लग जाता है और वो लोगों का नुकसान कर देता है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो ये इस तरह की सिचुएशन है। इस वक्त हमारे पास जो प्रेशर है इन डिस्ट्रिक्ट्स पे, वो ज्यादातर प्रेशर है बलूचिस्तान की तरफ से आने वाला जो पानी है उसका है, क्योंकि बलूचिस्तान में आपने नसीराबाद और झलमक्सी की पोजीशन देखी होगी कि जो उनका तो रास्ता बिल्कुल भी कट गया है। 3-4 जगहों से ये पानी आ रहा है जो कि ज्यादातर अफेक्ट कर रहा है कंबर शदादकोट को। वो दरियाए मूला है जो झलमक्सी में हुसदार की पहाड़ियों से जो पानी है वो उतर के डिस्ट्रिक्ट झलमक्सी से गुजर के कंबर शदादकोट में आ रहा है। दरियाए बोलान का पानी जो कोयटा से और कोलपुर से शुरू होता है वो आके कच्छी और से गुजर के झलमक्सी में आके फिर कंबर शदादकोट आता है। तीसरा पानी है दरियाए नाड़ी का जो कि सिब्बी से और उसके ऊपर जो पहाड़ियां हैं, ज़ियारत की पहाड़ियां हैं, जोग की पहाड़ियां हैं, वहां से पानी निकल के बहुत ज्यादा पानी है जो कि दरियाए नाड़ी के जरिए आके कच्छी और झलमक्सी गुजर के कंबर शदादकोट में, फिर इस तरफ से जो कोए सुलेमान का पानी है जो कि कच्छी कैनाल की वजह से डिवाइड होके अब सोबतपुर और नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है और जो जैकबाद के बिल्कुल बॉर्डर से गुजर के आगे जाके कंबर शदादकोट में गड़ी खैरों को हमारे मुतासर करके तो आगे कंबर शदादकोट में जाता है। तो ये चारों तरफ से अभी पानी बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि कल परसों ही बारिशें वहां पे खत्म हुई है पहाड़ियों पे, तो ये वहां से तो नुकसान करके आ गया है नीचे। अब ये पूरा का पूरा जो डिवीजन नसीराबाद है, यहाँ से लेके सिब्बी तक जो है ये आपको हर जगह पे पानी पानी मिलेगा, जो कि मैदानी इलाकों में भी 3 से 4 फुट पानी चल रहा है एवरेज हर जगह पे, जो कि आके और जमा होके कंबर शदादकोट का जो कुबो सईद खान है, जिसमें बागोदड़ो यूनियन काउंसिल है, गैबीदेरो है, फिर आगे चल के सिंध की तरफ जाता है। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर है जो कि हम समझते हैं कि अल्लाह करे कि ये खैर से गुजर जाए। अब मेरे ख्याल में इसको अगर हम थोड़ा सा मुख्तलिफ फिर आपसे सवाल भी करेंगे हम लोग, सिर्फ ये बताएं कि ये पानी जाएगा आखिर कहाँ, जहाँ पे जमा हो रहा है कंबर शदादकोट में, उसका नेचुरल ड्रेन आउट क्या है? ये दादू जोही की तरफ जाएगा और मंछर में जाके ये गिरेगा। अच्छा, मेन नारा MNV जो ड्रेन है उसमें जाता है। हाँ जी, उसी में जाके जाएगा और आगे फिर समंदर पे दरिया में। ठीक है, मेरे ख्याल में हम आपसे दोबारा कांटेक्ट करते हैं। अभी हमारे 2 स्पीकर और भी हैं, 3 बल्कि, तो फिर उनसे हम मेरी दोबारा एक रिक्वेस्ट है कि 7 से 8 मिनट में अगर आप थोड़ा सा उसको कवर कर लें। अकरम खास खेली नवाबशाह और उसके आसपास सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में उस पर उन्होंने काम भी किया है और ईदी के साथ मिलकर उन्होंने रिलीफ का भी काम किया है। तो अकरम आप बोल सकते हैं, माइक खोल दें। जी, थैंक यू शुजा साहब। जैसे कि जान ने बताया कि सूरत हाल इस रेन की वजह से सिंध में बहुत क्रिटिकल जो है वो बन चुकी है, और ये सूरत हाल ऐसे समझे कि आज से 15 दिन पहले से ही क्रिएट जो है वो हो चुकी थी, लेकिन उसका
जो है वो हम इतना या गवर्नमेंट लेवल पे इतना नोटिस नहीं लिया जा रहा था कि ये सारी चीजें इतनी हाईलाइट नहीं हो पा रही थी, लेकिन लोगों के साथ जैसे फर्स्ट स्पेल जो है वो 15-16 अगस्त को आया था, तो ये उसी कंडीशन को लोग फेस कर रहे थे। हमने जो एरियाज विजिट किए हैं या जिन जिन एरियाज के अंदर हमारी टीम्स गई हैं और उनको रेस्क्यू भी किया है और वहाँ की जो सूरत हाल उसको देखा है, तो उसके अंदर मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारा किसान और मजदूर है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है, क्योंकि वो सारे लोग जो है वो रूरल बेस्ड जो है वो रेजिडेंशियल हैं और उनके जो घर हैं मोस्टली वो सारे कच्चे घर हैं या थोड़े बहुत अगर पक्के घर भी हैं तो वो भी इस बारिश की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं। और ये ज्यादातर एक तो बारिश की वजह से, क्योंकि नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट के अंदर मोर देन 500 मिलीमीटर्स जो है वो बारिश पड़ी है। उसके बाद सांगड़े, नौशेरा फिरोज के अंदर 500 से ज्यादा मिलीमीटर्स जो है वो बारिश पड़ी है। तो उससे पानी तो डेफिनेटली वो था, लेकिन ये हमारे पास जो सैलिनिटी ड्रेन्स जो मौजूद हैं हमारे पास एलबीओडी और आरबीओडी के, तो उनकी वजह से भी बहुत ज्यादा तबाही आई है कि जैसे पानी आ रहा था उनके अंदर, लेकिन हमने 10-15 सालों से शायद उनको कोई जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से देखा नहीं गया। उनकी खाटी जैसे हम कहते हैं वो नहीं करवाई गई, उनके बंद जो है वो इतने मजबूत नहीं थे। तो वो जैसे ही पानी आ रहा था तो वो हर जगह से उसके ब्रीचेस थे और वो गाँव के गाँव जो है वो उसके अंदर डूब गए। और उसी पानी की वजह से जैसे ऊपर वाले एरिया से पानी नीचे आ रहा था, तो वो जहाँ से ब्रीचेस हो रहे थे, भलाई तो उन एरियाज के अंदर पानी जैसे ही जा रहा था तो वहां पे इतनी जो है वो लोगों को फुर्सत नहीं मिली कि अचानक से वो ब्रीचेस पड़े और वो वहां से अपना माल मवेशी या अनाज और ये सारी चीजें निकाल सके। तो अब ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मतलब एनडीएमए ने अपने फैक्ट फिगर्स दिए हैं, तो मोर देन 5 मिलियन जो है वो पॉपुलेशन अफेक्टेड है, लेकिन मेरी जो अंदाजे के मुताबिक कि हम 10 मिलियन के अराउंड जो है वो इस बारिशों के फ्लड की वजह से लोग मुतासिर हुए हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा जो एक रफ आइडिया है कि 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग जो है वो अफेक्ट हुए हैं। और ये गवर्नमेंट तो बता रही है कि मतलब 5,71,000 जो है वो पार्शली डैमेज हुए हाउसेज और 2,35,000 जो है वो पार्शली फुली डैमेज हुए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जो है वो घर डैमेज हुए हैं। लोगों के लाखों एकड़ पे जो हमारी इस सेंट्रल वाले एरिया के अंदर अपनी कॉटन क्रॉप था, वो ऐसे समझे कि पीक पे था। उसकी एक जो है वो उन्होंने कॉटन पिकिंग कर ली थी वन टाइम, लेकिन अभी 2-3 मर्तबा और होनी थी, वो सारी की सारी जो है वो तबाह हो गई है। उसके साथ जो आपका शुगर केन है इस बेल्ट के अंदर, आप खैरपुर में देख लें, नौशेरा ले लें और सांगड़, मीरपुर खास, हैदराबाद, मटियारी, वो कंप्लीटली जो है वो आपकी तबाह हो गई है। लोगों के पास जितना भी अपने घरों के अंदर अनाज था, वो सारा वॉश आउट हो गया है। अब तो सूरत हाल ये है कि उनके पास खाने-पीने के लिए एक तो 100% गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जो है वो रिलीफ का काम नहीं हो रहा। तो ये आने वाले 10-15 दिनों के अंदर बहुत जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन होगी कि हमारे पास एक तो मार्केट में एक चीज़ होती है कि वो स्टॉक और रेट्स बढ़ जाते हैं और वो इतनी अवेलेबिलिटी होती नहीं है। लेकिन ये इस अनाज के वॉश आउट होने की वजह से एक हमारे पास जो फूड सिक्योरिटी और कहत की सूरत-हाल होगी, वो भी इंतहाई डेंजर बन सकती है। लाइव स्टॉक जिसका ज़्यादातर जो हमारे रूरल पॉपुलेशन है, उसका डिपेंड होता था कि लाइव स्टॉक के ऊपर वो अपनी डिपेंडेंसी होती थी और एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर तो सारा डिस्ट्रॉय हो गया। लाइव स्टॉक जो है वो मिलियंस की तादाद में जो लोग वहाँ से उनको बाहर नहीं निकाल सके, वो वहीं पे जो है वो पानी में डूब के मर गया। या अगर वो बाहर लेके भी आए हैं तो वो कोई भी ऐसा स्पेस नहीं था इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कि वो अपना लाइव स्टॉक कहीं पे किसी ऐसी जगह पे सेफ प्लेस के ऊपर खड़ा कर सके। तो इस वजह से ये लाइव स्टॉक का भी बहुत डैमेज हुआ है। और वहां पे आप जाके देखें जो कैंप्स लगी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, उन कैंप्स के अंदर जो है वो इंतहाई खराब सूरत हाल है। वहां पे जो है वो आपके एल्डरली जो वो पीपल हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, वहां पे बच्चे हैं, वहां पे
गवर्नमेंट के तमाम स्कूलों के अंदर जो है वो 2-2 3-3 फीट पानी खड़ा हुआ है, वहाँ पे वॉशरूम्स की फैसिलिटी नहीं है। एक-एक जो है वो रूम के अंदर 3-3 4-4 5-5 फैमिलीज़ जो है वो वहाँ पे बैठी हुई हैं। तो ये मतलब इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन है। रोड्स इवन के मतलब लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अगर हम बात करते हैं कि उनको रेस्क्यू किया जाए जहाँ उनके पास फूड जो है वो हम लेके जाएँ। अभी ईदी के साथ हम नवाबशाह, सांगड़, नौशेरा फिरोज, खैरपुर और दादू में काम करने के लिए गए हैं। तो वहाँ पे मतलब आप मेन सिटीज़ के अलावा दूसरी जगह पे जा नहीं पा रहे, क्योंकि वहाँ पे हर जगह से जो है वो जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने कट लगाए हुए हैं अपनी फसलों को बचाने के लिए, अपने एरियाज़ को बचाने के लिए उनको कट लगा के दूसरे जो निचले तरफ वाले एरियाज़ हैं उनके अंदर पानी वो छोड़ रहे हैं। तो वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का भी बहुत बड़ा इश्यू है कि आप लोगों तक 100% पहुँच कैसे पाएँ? और वो लोग मतलब बीमारियाँ बहुत सारी जो है वो अभी निकल रही है। वहाँ पे कोई हॉस्पिटल्स के अंदर पानी है। इवन नवाबशाह की जो मेन सिविल हॉस्पिटल है वो आपके 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है। वहाँ पे 3-4-5 फीट पानी पड़ा हुआ है। तो वो कैसे मतलब इतने लोगों को मेडिकल की फैसिलिटीज़ होंगी। तालका हॉस्पिटल्स जो है वो बंद लगी पड़ी हैं। मैं आपको बताऊँ नवाबशाह, सांगड़, नौशेरा इनके अंदर 7-8 दिन से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं थी। ग्रिड स्टेशन के अंदर 2-3 फीट जो है वो पानी पड़ा हुआ था। सुई गैस जो है वो लोगों के पास नहीं था। तो जो कुछ सेफ प्लेसेस के ऊपर थे या जहाँ से मेन सिटीज़ के अंदर से पानी निकल भी गया था, लेकिन वो भी इन जो है वो मुश्किलात का जो है वो सामना कर रहे थे। तो अब जो है गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई भी रिस्पॉन्स वहाँ पे नहीं है, ना टेंट है, क्योंकि जैसे ये फ्लड आया 2 दिन 3 दिन पहले, तो वहाँ से लोग जैसे ही उनके घर गिरे, पानी आ गया तो वो रोडों पे आ गए। जब रोडों पे आ गए तो उनके पास कोई शेल्टर नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, वो ऐसे अपनी जानें बचा के वहाँ पे निकले हैं, उनके पास बच्चे थे, सारी चीज़ें थी। तो उनको ना टेंट मिले हैं, ना उनको कोई प्लास्टिक मिली है कि वो अपने आप को सेव कर सके या कवर कर सकें। और वहाँ पे कोई डीसी, कोई मुख्तियारकार, कोई असिस्टेंट कमिश्नर, कोई भी नहीं था। एक मैं आपको वाकया बताऊँ कि पक्का चांग में एक असिस्टेंट कमिश्नर ने जो वहाँ पे टेंट और मॉस्किटो नेट्स थी, वो वहाँ का कोई लोकल जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा था, उसको जो है वो एक डबल केबिन गाड़ियाँ भर-भर के दे रहे थे, वहाँ पे लोगों ने उनको अटैक किया। तो हमारी गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो इस तरीके से जो है वो लोगों को ट्रीट कर रही है कि वो भी अपने-अपने लोगों को, अपने-अपने मनपसंद जो है वो चीज़ों को वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन बेस्ड पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। ना ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई जो है वो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म बन पाया है, ना सिविल सोसाइटी को वो एंगेज कर पाए हैं, ना उनके पास कोई डेटा है, कोई चीज़ नहीं है, मतलब वो पैरालाइज़्ड होके जो है बैठ गए हैं, उनके पास ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है, ये सारी चीज़ें जो है वो है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि ये गवर्नमेंट खुद और इंटरनेशनल कम्युनिटी यूएन को जो है वो इनको पहले ही दिन अपील करनी चाहिए थी कि वो जो रेस्क्यू और इमरजेंसी का काम था वो कर पाते। और अभी भी जैसे लोग वापस अपने घरों को जाएँगे, उनके घर जो है वो डैमेज हुए पड़े हैं, तो वो वहाँ पे जाके क्या करेंगे? उनकी फसलें तबाह हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेजेज़ हुए हैं, उनके जो है वो इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। इवन जो है वो उनको फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला होगा कि उनके पास अभी खाने-पीने की कोई अशिया नहीं होगी। और ये भी चलिए काफ़ी मेरे ख्याल में लोग अकरम, या मेरे ख्याल हम में भी देख रहे हैं। इसको कंक्लूड कर दें कि हम फिर दूसरे स्पीकर की तरफ जाएँगे, क्योंकि हमारे साथ जी, बहुत सारे दोस्तों ने गवर्नमेंट को जॉइन की है। चाहिए कि इसको अभी जहाँ जिन-जिन एरियाज़ के अंदर, बल्कि हर एरिया के अंदर जो है वो पानी खड़ा हुआ है, उसको निकालने के लिए जो है वो इमीडिएटली जो है वो स्टेप्स लें। क्योंकि अगर ये पानी नहीं निकाला गया और 10-15 दिन और पानी खड़ा रहा, तो ये हमारी व्हीट क्रॉप के लिए भी ज़मीन को जो है वो रिस्क हो सकता है कि वहाँ पे व्हीट क्रॉप हो सके या ना हो सके। और उसके साथ-साथ जैसे हम बात करें किसानों की, मज़दूरों की, तो बहुत सारे जो है वो वहाँ पे माइक्रो क्रेडिट के, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लोन्स वगैरह जो है वो लोगों ने लिए होते हैं, लाइव स्टॉक के, एग्रीकल्चर के और इन सारी चीज़ों के। तो वो भी गवर्नमेंट को और उन इदारों को जो है वो उनको राइट ऑफ करने चाहिए, उनको माफ़ करने चाहिए। और इनके ऊपर जो बाकी डेटा जो प्रॉपर तरीके से वो गवर्नमेंट को लेना चाहिए। एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो इनको बेहतर जो है वो स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि ये जो नुकसान हुआ है इनका पीजेंट्स का और लेबर्स का, वो उसका अज़ाला हो सके।
थैंक यू। बहुत शुक्रिया अकरम। मैं अब बाकी चूंकि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम गुजर गया है, तो क्विकली मैं राधा की तरफ जाऊंगा। राधा भील एक तो दलित जो हमारी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो उनकी लीडर भी हैं, और प्लस वर्किंग वुमेन की के राइट्स पे और मिनॉरिटीज राइट्स पे काफ़ी एक्टिव हैं। तो एक मीर खास से ताल्लुक़ रखती हैं, तो एक तो मीर खास के हवाले से जो भी आज भी वो फील्ड में थी, मैंने जब उससे कांटेक्ट किया तो कहने लगी मैं फील्ड में हूँ, तो फिर मैंने कहा कि आप आज की सूरत हाल भी बताएंगे, और ओवरऑल जो शेड्यूल कास्ट जो जिसको हम लोग शेड्यूल कास्ट कहते हैं पाकिस्तान में, मगर दलित सुजाग तहरीक की चेयरपर्सन भी हैं, तो उसके हवाले से भी बता देंगे। क्योंकि जैसे अकरम ने मुझे कहा कि जो एग्रीकल्चर के जो वर्कर्स हैं या पेजेंट्स हैं, वो सबसे ज्यादा मुतासर हैं। जाहिर है सारी जमीनें एक तो फसल तबाह हो गए हैं, प्लस उनके उनके कोई रेस्क्यू करने के लिए भी नहीं है कोई। तो ओवर टू यू राधा प्लीज। थैंक यू सो मच सुजा साहब। सिंधी में अगर बात करूँ तो बेहतर रहेगा या उर्दू में? नहीं, मेरे ख्याल उर्दू में करें, ज्यादा हमारे साथी कुछ पंजाब से ओके भी हैं ओके और ओके जी। ओके। सो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है इस वक्त हमारे जिला मीरपुर खास की, और जहां पर अगर आप देखें कि सिमनाला, एलबीडीओ या इस तरह के जो भी हमारे यहाँ सिमनाले जो बड़े बड़े तादाद में हैं, उनके ऊपर जो कट लगे हैं, तो उसकी वजह से जो काफी सारा हमारे यहाँ नुकसान हुआ है। पहले तो बारिशों ने बड़ा नुकसान किया है। जैसे कि अदा ने बताया कि यहाँ पर फसलों का नुकसान है, तो जाहिर है यहाँ पर तो तकरीबन जो हमारी शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं या हमारा जो गरीब तबका है मुस्लिम में भी, वो सारा जो एग्रीकल्चर पे काम करता है। तो पहली बात तो उनकी जो एग्रीकल्चर जो भी है वो सारा तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है तकरीबन। मीरपुर खास के अगर हम देखें कि डिग्री, झुड्डो, केजीएम और सिंदड़ी तालका जो है, और कुछ हिस्सा जो है वो सुजाबाद का, और कुछ हिस्सा जो है हमारे तालका हुसैन बख्श मरी का जो है वो बड़ा अफेक्ट हुआ है। जिसमें बहुत ज्यादा जो तबाही आई है वो हमारे जुडो और डिग्री में आई है, और केजीएम में खासतौर पे, और सिंदड़ी में। ये तालके जो है तालके जो है बड़े अफेक्टेड हुए हैं। वहां पर कोई चीज ना, मतलब कोई बंदा फसल बचा सका है, ना अपना जो है वो घर का सामान बचा सका है, ना अपना घर बचा सका है। तो वो जो है मुसलसल जो है वो पानी बरसातों की वजह से और सेमनालों की वजह से जो है वो बड़ा उन्होंने अफेक्ट किया है। तो रात भी आप देखें कि कंडीशन क्या है, लोग अपने बच्चे जो है रात आधी रात को जो लेकर निकले हैं रड़ियां करते हुए, सिर्फ अपने बच्चों को बचाया है उन्होंने, बाकी जो है वो कोई चीज उन्होंने अपने साथ नहीं उठाई है। तो अगर बारिशों के और इस रेले की वजह से हम देखें तो बहुत सारा जो है वो नुकसान हमारे 4 तालुकों में बहुत ज्यादा हुआ है। सिटीज हमारे जो है वो मीरपुर खास में भी नुकसान हुआ है, लेकिन हम इतना नहीं कह सकते कि जितना हमारे बाकी जो है तालकास में हुआ है या यूसीस में हुआ है। और बाकी जो है वो हमारे यहाँ जैसे कि हम अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें या गरीब तबका की बात करें, तो कुछ हमारे मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं जो मतलब घरों में ही है, अभी पानी भी है, लेकिन बावजूद उनके वो घरों में ही अभी रह रहे हैं। वहां उनके पास कोई खाना पीना नहीं पहुंच रहा, और उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, कोई ऐसा वे ही नहीं जिसकी वजह से वो जो है घरों तक हमारा कोई जो है लोग खाना पहुंचा सके। सरकार की तरफ से तो कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला है। लोग जो है अवाम जो है वो अवाम की खिदमत कर रही है, और अवाम के लिए अवाम ही कर रही है। फिलहाल कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी ऐसा कोई रिलीफ फंड तो नहीं है उनके पास, लेकिन लोगों की मदद से जो है वो अपना कुछ ना कुछ खास तौर पे पका हुआ खाना, जो कि अभी इस वक्त जो नीड है लोगों को, वो पका हुआ खाना की जरूरत है, तो लोग जो है वो उनको दे रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, वो भी अवाम की मदद कर रही है। मैं सरकार की बात नहीं कर रही हूँ। उनको किसी ने रेस्क्यू नहीं किया, क्योंकि जबकि 3 महीने हाई अलर्ट जारी किया गया था कि भाई जो है ना वो मानसून के हालात जो खराब है, वो फ्लड आएगा और इस तरह आएगा, तो सरकार को चाहिए था कि उनको रेस्क्यू करना चाहिए था लोगों को। खासतौर पे अभी जो ये हमारे सिमनालों की वजह से जो हमारे जुड्डो, डिग्री और नौकोट, बलकानी और इस तरफ जो बदीन की साइड जो लोग अफेक्ट हुए हैं, उनको रात आधी में जो कट लगा है और उसकी वजह से जो लोग अफेक्ट हुए हैं, तो ये तो कम से कम इस सिचुएशन में तो सरकार को चाहिए था कि उनको कम से कम उनको तो 3-4 दिन पहले रेस्क्यू करना चाहिए था और किसी सेफ जगह के ऊपर पहुंचाना चाहिए था।
और इसमें सूरत हाल ये है कि डर भी है, लोगों को जो डर है, खाना पीना जो लोग दे रहे हैं, क्योंकि पिछले फ्लड्स में जो तजुर्बात सामने आए हैं लोगों के, उसमें लोग जो खाना जो दे रहे हैं पका हुआ, उसमें नशावर चीजें मिला के दे रहे हैं, वो और रात को बेचारे सो जाते हैं, वो नशे की वजह से जो है ना सो जाते हैं, फिर उनका जो माल मतलब ये जानवर वगैरह जो है वो ट्रके भर के ले जाते हैं। ये भी बड़ा मसला मतलब इस वक्त आ रहा है। सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, सिक्योरिटी जो है वो प्रॉब्लम है। अभी मैंने एक खबर पढ़ी थी कि कुंभ शहर में एक 5 साल बच्ची जो है मेघवाड़ बिरादरी की है, उसको जो है वो जिनसी उसको तशद्दुद किया गया, उसके साथ भेद किया गया है वो कैंप्स में। तो इस तरह की चीजें जैसे पुरानी फ्लड जैसे आए थे उनमें भी नौकोट में जैसे कैंप्स लगी हुई थी, या जुड्डो की तरफ जो कैंप लगी हुई थी, उसमें हमारी जो दलित बिरादरी है या हमारे शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे, उनकी बच्चियां उनके साथ रेप हुए, उनको उठा के ले गए, उनको अगवा करके ले गए। तो ये डर भी है कि लोग इस वजह से भी नहीं निकल पा रहे अपने उन घरों से जहां डूब रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन उस वजह से भी नहीं निकल। अगर जो निकले हैं वो इस डर के मारे जो है वो अभी खौफजदा है। दूसरा ये है कि सरकार की तरफ से तो कोई मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग अपनी मदद तहत जो है वो मेडिसिन लोगों को दे रहे हैं, जानवरों को वैक्सीन कर रहे हैं, जो जानवर काफी तादाद में मरे हैं। अभी हम जैसे फील्ड में काम कर रहे हैं तो हम मतलब ऐसा समझे कि एक गांव में जो है वो 10-15 तो बकरी और 1-2 भैंसें और 3-4 जो है वो जैसे गाय, वो तो मरी है हर गांव में। जैसे हम जा रहे हैं वहां पर हमें ये जो है वो सिचुएशन नजर आ रही है और लोग हमें बता रहे हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ मीरपुर खास में जो है वो झलूरी सिटी में सॉरी झलूरी जो है वो हमारी यूसी है, वहां पर एक बच्चा जो है वो 5 साल का, उसके ऊपर छत गिरी थी तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और अभी मेरे पास जो डेटा है 1-2 यूसी का या 1-2 तालुकों का, उसमें मेरे पास तकरीबन 25 से 30 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं, जिसके ऊपर वो दीवारें गिरी हैं, और इस तरह के जो बच्चे भी इसमें शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं, और वो अभी एडमिट भी हैं, और 1-2 जो है वो डेथ भी हुई है। बाकी जो है जानवर काफी तादाद में मरे हैं। और यहाँ पर अभी जो सिचुएशन है उसमें लोगों के पास पानी नहीं है, पानी के लिए बहुत तड़प रहे हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, और नशावर चीजों के लिए लोग जो है वो मतलब परेशानी में खा भी, जाहिर भूख भी है और खा भी नहीं सकते, और खा भी रहे हैं तो उनको वो परेशानी हो रही है। और कुछ लोग जो है वो खाना अच्छा, दूसरी बात मजे की ये है कि जो लोग अपने घर छोड़कर आए हैं उनको लोग कह रहे हैं कि ये तो ड्रामाई अंदाज में आए हुए हैं, ये तो ड्रामे कर रहे हैं, ये जो है ना इनके घर जो है ना अफेक्ट नहीं हुए। तो इस तरह की काफी चीजें, और सरकार जो है उनके पास जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जा रही है या ऐसा कोई इदारा अगर उसके पास जा रहा है, तो जाहिर है आपको पता है कि वो इंटरनेशनल या नेशनल जो भी इदारा जाएगा वो डेटा मांगेगा, डेटा उनके पास है नहीं, इसलिए वो भी डरते हैं कि आया उन लोगों तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। और लोग जो मदद करना चाह रहे हैं अगर वो सरकार को दें तो सरकार वो उन तक पहुंचाएगी भी नहीं, कि नहीं पहुंचाएगी। क्योंकि अभी आप देखें कि कल की जो सिचुएशन थी, एनआरएसपी का जो मतलब यहाँ पर वेयर हाउस था, उसमें 6 लाख मच्छरदानी में स्टॉक पड़ी हुई थी और लोग मर रहे हैं यहाँ पर मच्छर। आपको पता है कि अभी जो यहाँ सिचुएशन है, मच्छरों की ऐसी कंडीशन है कि लोग मच्छरों की वजह से लोग भी मर रहे हैं, और हमारा जो जानवर है वो भी मच्छरों की वजह से मर रहा है। तो सरकार जो है वो एक दो गांव में मैंने आज देखा था कि उन्होंने जानवरों के लिए वैक्सीन की, अदरवाइज ऐसा कोई मतलब मैकेनिज्म इन्होंने नहीं जोड़ा अभी तक, ना टेंट दिए हैं सरकार की तरफ से, नहीं वो खाना जो पका हुआ देना था इनको वो दिया है उन्होंने, ना उन्होंने अभी तक मच्छरदानी दी है, ना अभी तक उन्होंने प्रॉपर कोई वैक्सीन की है, ना लोगों को जो सिक्योर किया है, सिक्योरिटी दी है, ना ही जो है ना उनको किसी रेस्क्यू करके किसी अच्छी जगह पर उन्होंने उनको पहुंचाया है। और इनको पता था कि 3 महीने पहले इनको पता था, और जो सिमनाले की जो उन्होंने सफाई करवाई है वो भी वहीं की वहीं, मतलब उन्होंने वहां से मशीनें तो लगाई हैं लेकिन वो जो गंद है उधर ही पड़ा था। इस वजह से जो है ना जो सिमनाले थे वो जो है ना वो ओवरटॉप हुए, और उसकी वजह से भी बड़ा नुकसान हुआ हमारे गाँव को। और उसके बाद जो है वो ये आजकल जो सिचुएशन आ रही है, जैसे हमारा जुड्डो और डिग्री की वजह से वो वहां पर कुछ वडेरे हैं जो अपनी तरफ से अपने जो फसल बचाने के लिए कट नहीं लगा रहे, और दूसरी तरफ हमारे जो लोग हैं वो मर रहे हैं और डूब रहे हैं, वो उनका क्या हाल है, वो वहां पर जो है वो कश्तियां लगी हुई हैं, बावजूद उसके वो कट नहीं लगाने दे रहे। तो वडेरों का भी बड़ा जो है सरकार जो है हमारे, उनका भी बड़ा इनपुट है इसमें, और मतलब एक है कि भाई वो भी नहीं करने दे रहे, इसकी वजह से जो है वो
ज्यादा जो है हमारे लोग जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो सरकार की जो है उसमें से तो हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा हमें रिलीफ नहीं मिला। दूसरा ये कि जो आजकल इन्होंने एक सरकार ने जो ड्रामा चलाया है 25,000 का, अब इन्होंने कोई तालका वाइज नहीं किया, कोई यूसी वाइज नहीं किया। लोग जो है वो धड़ाधड़ औरतें जा रही हैं, इस पानी में डूबी हुई औरतें भी जा रही हैं उधर। आज भी मेरे पास में झगड़ा हुआ हो और पुलिस जो औरत थी उसने एक मेघवाड़ औरत को डंडा मारा है, उसको जो है उसका जो सर फाड़ दिया है। तो उस सिचुएशन में भी जाहिर है अब ना उन्होंने कोई तालका वाइज किया है, ना उन्होंने कोई कोर्ट दिया है, ना उन्होंने कोई प्रॉपर जगह दी है। लोग धड़ाधड़ जा रहे हैं, औरतें जा रही हैं, उनकी तजलील हो रही है, वो परेशान हो रही हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है ना, वो अफरा तफरी वाला माहौल है जिसमें लोग परेशान हैं और खास तौर पे जो मिडिल क्लास है वो बड़ा परेशान है। और जो हमारे जो सिक्योरिटी की वजह से जो हमारे लोग हैं वो बड़े परेशान हैं। वहां पर उनके पास कोई प्रॉपर जो है वो सिक्योरिटी नहीं है, ना कोई पुलिस वाला खड़ा है उनके कैंप्स पर, ना ही ऐसी कोई सरकार की तरफ से कोई इमदाद है, ना ही कोई उनको रेस्क्यू करने वाला है। वो बेयार मददगार है। आप वैसे भी आप देख रहे हैं कि जो इसमें वीडियोस में और इसमें आ रहा है, मीडिया जो है इसको इतना कवरेज नहीं दे रही, पता नहीं किस लिए क्यों नहीं दे रही, और सरकारी खबरें भी नहीं है। जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं और वो बिल्कुल एक हकीकत है। लोग इसको ड्रामा ना समझें, क्योंकि ये लोगों के साथ ये हालात है जो आजकल जो लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। उनके पास पानी नहीं है, उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास खाना नहीं है, उनके पास दवाई नहीं है, उनके पास रहने के लिए टेंट नहीं है, उनके पास रजाइयां नहीं है, उनके बच्चे जो है वो भूख के साथ साथ जो है ना वो सर्दी से मर रहे हैं, उनके पास दवाइयां नहीं है, वो बीमारी से मर रहे हैं, जानवर उनके बीमारी से मर रहे हैं। और दूसरा जो है वो मच्छरों की वजह से, और तीसरा जो नशावर चीजें खिला के उनका जो है वो जान और माल उनका जो है ना उनका दाव पे लगा हुआ है। क्योंकि अभी बारिशें बंद हो गई है तो लोगों के जो जो गुंडागर्द लोग हैं या जो इस तरह के जो मतलब एक करप्ट लोग हैं उनको अभी मौका मिला है। क्योंकि वो रेले का जो पानी है वो तो है, लेकिन बारिश की पानी नहीं है, बारिश नहीं है। तो इस वजह से लोगों को जो है ना वो बड़ा आसानी से जो है उनको लूटना, उनको तजलील करना, ये मतलब बहुत बड़ा यहाँ पर अन्याय हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो गरीब लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनके लिए जो है ना वो सरकार करे। हमारा प्रेशर होना चाहिए, हमारी तरफ से कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि उनको एक प्रेशर हो, ताकि वो उस प्रेशर की वजह से, और सरकार के ऊपर भी एतबार होना चाहिए। जो हमारे डोनर इदारे आ रहे हैं उनसे जो बात कर रहे हैं, उनके पास कोई डेटा नहीं है तो वो मुख्तलिफ इदारों के पास जा रहे हैं, समाजी वर्करों के पास जा रहे हैं। थैंक यू, आप लोगों ने बड़ा मुझे नहीं, टाइम आपका दिया। बहुत शुक्रिया। बस इसमें एक सवाल दीनिया ने पूछा है कि कौन लोग थे जो लोगों को कह रहे थे कि ये ड्रामा कर रहे हैं, या मतलब ये कौन कहता है, हुकूमत कौन सा इदारा कहता है या कोई? आपने बात की नहीं, कोई लोग कह रहे हैं हाँ कि जी, इदारे तो नहीं कह रहे, लेकिन कोई ऐसे सफेद पोश लोग भी हैं, कोई ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई ये लोग ड्रामा करके बाहर आए हैं। इस तरह कोई ऐसी बात है नहीं, इनके घर डूबे नहीं है, लेकिन ये ड्रामाई अंदाज में जो है ना वो बाहर आए हुए और सिर्फ एक राशन के कट्टे की वजह से आए नहीं, हुए वो कि इनको पट्टा मतलब यही चाहिए पूछना चाह या रही है कि इनको कौन इमदाद कौन लोग चाहिए। हैं, कौन लोग हैं, मतलब कोई आप उनको आइडेंटिफाई कर सकती है कौन कौन लोग लोग हैं हैं? वो हम हाँ। जैसे ही होंगे, हम जैसे ही चले, हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये हम यहाँ पे हमारे बहुत साथी ने ज्वाइन किया है। मैं रिकॉग्नाइज करना चाह रहा हूँ, डॉक्टर केसर बंगाली हैं हमारे साथ, करामत अली साहब हैं पायलर के, फिर हमारे कुछ साथी पंजाब से भी जो हमारे नेटवर्क है जो एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज के, उसके साथी हम हमारे साथ ज्वाइन किया है, और खटमंडू से कुछ लोग ज्वाइन किया है। तो अब ये डायरेक्टली मैं डॉक्टर सोनो की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। आप ओवरऑल वैसे भी सूरत हाल पे भी बात करें, मगर हम लोग चाह रहे थे स्पेशली कि जैसे इन्होंने जिक्र किया राधा ने भी, और के लाइव स्टॉक बहुत अफेक्ट हुआ है, तो अगर मतलब वो आप उसको थोड़ा टच कर लें कि लाइव स्टॉक के लिए क्या मतलब क्या होना चाहिए, क्या उसकी वैक्सीनेशन या कोई ऐसी उनको सेव किस तरह किया जा सकता है, प्लीज अगर वीडियो खोल लेंगे तो आपको। थैंक यू सुजा। देखें, मैं तो आपको कोई भी मेरा इस वक्त ओपिनियन, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत महदूद है इस वक्त, तो मैं आपको कोई इस तरह का ओपिनियन नहीं दे सकता, लेकिन मैं तजुर्बे की बुनियाद पे और पिछले कई सारे डिजास्टर्स में इस तरह के फ्लड्स में जो काम करने का मौका मिला था मुझे,
उसकी बुनियाद पे मैं कुछ चंद बातें अर्ज करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये है कि देखें, ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसका स्केल, इंटेंसिटी और उसका जो असर है, इम्पैक्ट है, वो काफी स्प्रेड भी है, काफी ज्यादा भी है, और उसका हर चीज पे इम्पैक्ट है। मैशियत पे भी है, क्राफ्ट पे, जाहिर है क्राफ्ट पे है तो मैशियत पे है, लाइफस्टॉक पे है तो मैशियत पे है, कारोबार पे है तो मैशियत पे है, एक्सेस पे है, ट्रांसपोर्टेशन पे है तो मैशियत पे, तो हर किस्म का एक इम्पैक्ट छोड़ा है। सबसे पहले तो ये है, और वो बैड इम्पैक्ट है। कोई इसमें कहीं पे भी प्रॉस्पेरिटी या कहीं पे भी कोई अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती। फॉर एग्जांपल, इस वक्त अगर कोई चीज बेचना चाहे सस्ते दामों पे, या कोई कुछ चीज किसी को पहुंचाना चाहे, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो हर जगह जा सकता है, क्योंकि काफी सारे रास्ते अभी खुले नहीं है। दूसरी चीज जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त काफी चीजें प्री मैच्योर हैं, किसी भी हवाले से कंप्लीट पिक्चर को सामने ले आने के लिए, क्योंकि पानी बह रहा है, पानी आ रहा है, पानी ऊपर से आ रहा है, और इसके कई रुख हो सकते हैं, इसकी डाइवर्शंस हो सकती हैं। इसमें पॉलिटिकल एंगल बहुत इस दफा एक्टिव नजर आई है, जो कि मीडिया से पता चल रहा है या लोगों से पता चल रहा है कि इस दफा फर्स्ट टाइम लोगों ने इस डिजास्टर को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जाहिर है जो गवर्नेंस का इशू है, चाहे वो एनडीए में हो, पीडीए में हो, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, या रेवेन्यू है, वो एक किस्म का डिसेबल्ड नजर आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो गया है, कुछ कर नहीं शायद पा रहे होंगे, या उनके पास रिसोर्सेज की कमी होगी, या रिसोर्सेज के साथ कोई और मसला होगा। तीसरी चौथी चीज जो इसके साथ वो है कि ये मैं 2011 की बारिशों से अगर इसको कंपेयर करूं, तो मिलीमीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत कम हुई है बारिश। थरपारकर में कम हुई है, लेकिन हुई है, हर जगह हुई है। उमरकोट है, मिरपुर खास है, बदीन है, टंडो मोहम्मद खान है, ठट्टा है, सिजावल है, ये जो सांगड़ तक के नीचे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें अगर आप टोटल एवरेज साल का निकालें तो वो ज्यादा बारिश नहीं है, लेकिन जो घर मध्यम हुए हैं, जो मकानात गिरे हैं, वो ज्यादा बारिश की वजह से नहीं गिरे हैं, वो ज्यादा दौरानिया है बारिश का। चाहे वो थोड़ी हो, लेकिन वो एक हफ्ते के लिए चलती रही, 10 दिन के लिए चलती रही, 4 दिन के लिए चलती रही, हवा लगती रही, तो जितने कच्चे मकान थे या इवन पक्के भी कच्ची मट्टी से बने हुए थे, उन सबको नुकसान हुआ और वो बैठ गए हैं। ये सिंध में कोई घर सवाए नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के कहीं बह नहीं गया है, जिस तरह हमारी 2010 में फ्लड में घर बह गए थे। तो देयर इज नो वॉश आउट। ये घर दुस्से हैं, नीचे गिरे हैं। तो वो नीचे तब गिरते हैं जब दौरानिया, ये साइक्लोन 19 वाले साइक्लोन, यानी कि मैंने ये भी 2001 से पहले एक साइक्लोन आया था 99 में, जो कोस्टल एरिया में आया था, उसमें भी इसी तरह घर सारे धस गए थे नीचे। तो ये इसका एक और शक्ल है। जो सबसे बड़ा अहम इसमें फैक्टर जो है वो मिसमैनेजमेंट है। ये वाहिद डिजास्टर है इतने बड़े स्केल का जिसमें यानी कहीं पे भी कोई सही किस्म का कंट्रोल नहीं है किसी का। जिसको जहां मर्जी आए वहां पे खंदक डाल दे, जिसको जहां मर्जी आए वो पानी को डाइवर्ट कर दे, जिसको जहां मर्जी आए वहां पानी को रोक दे, जिसको जहां मर्जी आए वो अपना वेयर हाउस को चोरी कर दे, फाड़ दे, जिसको जहां मर्जी आए ट्रक लूट दे। ये सारी चीजें मुतवक्का होती हैं डिजास्टर्स में, लेकिन इस दफा क्योंकि कोई है नहीं, इस तरह का मैकेनिज्म नहीं जुड़ा, तो ये सबसे बड़ी अहम बात है। छठी बात सर ये है कि इस डिजास्टर में जो एग्जीजरेशन या जो कुछ भी हो रहा है, उसमें 55 इंटरनेशनल एनजीओज जो एड एजेंसीज थी, जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनको इस मुल्क से धक्का दे के निकाल दिया गया था कुछ साल पहले, और उनके नतीजे में जो उनके पार्टनर थे वो डिफंक हो गए, वो काम नहीं कर रहे, उनके दफ्तर बंद हो गए, उनकी एक्टिविज्म खत्म हो गई है, वो कहीं नजर नहीं आते। तो आपको वो जो इदारे थे वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे, और सरकार के पास कोई अपने वसाइल हैं
तो वो बरवकर नहीं लाए जा रहे हैं, अगर नहीं है तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो एब्सेंस ऑफ द रिलीफ एजेंसीज जो इस वक्त हुआ है, जो 2010 में नहीं हुआ, 2011 में नहीं हुआ, जो इस वक्त एब्सेंस ऑफ रिलीफ एजेंसीज है इस मुल्क में, वो सबसे बड़ा एक फैक्टर है ये सारी क्राइसिस का, और ये सारी खबरें जो आ रही हैं, क्योंकि कहीं पे कोई मिल ही नहीं रहा। और लास्ट में डैमेजेस की मैं बात करूं, देखें डैमेजेस जो हैं वो हर डिजास्टर में होते हैं, लेकिन उसकी साइज, उनका रुख, उनका टाइप अलग होती है। कहीं पे डैमेजेस क्रॉप के होते हैं, कहीं पे घरों के होते हैं। तो ये जो डिजास्टर है इसमें डैमेजेस को आप कहीं पे इस वक्त क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि किस चीज में ज्यादा डैमेज हुआ है। मेरा अपना व्यू ये है कि बज़ाहिर जो नजर आ रहा है मीडिया के जरिए, जहाँ पे भी मैं गया हूँ, तो मुझे नजर तो ये आ रहा है कि हर चीज में हर जगह पानी है और पानी के लिए रास्ता नहीं है निकलने का। और ये जो पानी है ये आने का इम्कान है जहाँ पे ज्यादा बारिशें हुई हैं, जिस तरह नौशेरो है या खैरपुर है, नवाबशाह तक ज्यादा बारिशें हुई हैं, तो वो पानी नीचे आएगा और उसे अपना रास्ता बनाना है। तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल लोग हैं, उनका अपना एक इन्फ्लुएंस है। वो कभी अपने एरिया को बचाते हैं, कभी अपने एरिया में पानी छोड़ के उसको बेहतर करने के लिए भी छोड़ते हैं। तो ये कोई इस वक्त हम ये बता नहीं सकते कि कौन क्या कर रहा है, हर एक अपने बचाव के लिए कुछ न कुछ कर रहा है। जो डिस्प्लेसमेंट का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि ये डिस्प्लेसमेंट इस डिजास्टर में लोगों की डिस्प्लेसमेंट इतनी शायद इस वक्त नहीं है जो होगी शायद, जितनी डिस्प्लेसमेंट 2010 में हुई थी। क्योंकि वहां पे पानी बहता हुआ सबको बहा ले जाने का खतरा था। बारिश में लोग निकलते कम है, जिसका घर गिरा है वो उसी डिब्बे पे शायद बैठ गया होगा, जिसने पहले मेरे किसी बहन स्पीकर ने या किसी दोस्त ने बताया। तो लोगों की जो नकल मकानी है, लोगों का जो जाना है, लोगों का जो कैंपों में आना है, कैंप्स में आना है, वो इसमें इतनी शिद्दत नहीं है जो शिद्दत हमने देखी है कई सारे डिजास्टर में, इवन ड्राउट्स में भी। जहां तक लाइफ स्टॉक का ताल्लुक है, अब आप देखें जो मैंने इलाका देखा है, ये लाइफ स्टॉक का आर्जी एक जाहिर है इस वक्त जब पानी खड़ा है तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये पहली दफा जो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जैसे ही पानी हटेगा और जहाँ जहाँ जमीनें थोड़ी ऊंची हैं, क्योंकि हर जगह मॉइस्चर बहुत अच्छी तरीके से गया हुआ है, तो घास, कुदरती घास बहुत तेजी से निकल रहा है और वो बहुत सारा एक अपॉर्चुनिटी पैदा करेगा लाइफ स्टॉक के लिए। जो मर गया वो मर गया, जो बच गया वो बच गया, जो बच गया उसके लिए चारा अवेलेबल होगा। ये मैं अपनी तजुर्बे की बुनियाद से बता सकता हूँ। लेकिन इस वक्त जो जानवर मरे हैं वो अपनी जगह पे मर रहे हैं, उसका किसी के पास, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एक्चुअल नंबर हमारे पास आ सकता है, लेकिन काफी तादाद हो सकती है। लेकिन उससे बड़ा फैक्टर पता है क्या है, वो है थ्रो अवे प्राइस। लोग इस वक्त क्योंकि कैश डेफिसिट है, लोगों के पास खरीदने के लिए, आटा खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा देने वाली कोई भी एजेंसी इस वक्त नहीं देगी, चाहे वो उसका जमींदार क्यों न हो, हारी का। तो वो कैश डेफिशिएंसी जो है वो अपने मवेशी बेचने के बाद पूरी हो सकती है, और इस वक्त मवेशी थ्रो अवे प्राइस पे बिकेंगे। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लॉस। क्योंकि मैंने अभी एक सैटरडे को मैं तलहार की एक माल मंडी में बैठा रहा, गया वहां पे देखा, तो मेरा अंदाजे के मुताबिक जो वहां जानवर आए थे उस दिन, ये इस सैटरडे की मैं बात कर रहा हूँ, जो जानवर आए थे वो कई सारे मंडियां मैंने देखी हैं उससे पहले उसी स्पॉट पे हफ्ते को लगती है, कई पिछली मंडियों से वो कहीं ज्यादा जानवर आए हैं। ये इंडिकेशन है कि लोगों को कैश की जरूरत है। वो अपनी भैंस बेच रहा है, अपनी मुर्गी बेच रहा है, अपना बकरी बेच रहा है, अपना बेल बेच रहा है, लेकिन उनको कैश चाहिए, और कैश के लिए फिर वो कहीं जाएगा और अपनी जरूरत पूरी करेगा, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो खाने की चीजें हो। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे नजर आया है ये होगा। इसको सही माना में अगर इसके लिए कुछ होना है तो मैं समझता हूं कि ये होना सरकार से कुछ नहीं है। सरकार शायद रिहेबिलिटेशन में करे, किसी के मकान के लिए
कोई लोन दे दे, कोई बैंक सामने आ जाए, कोई घर बना ले, ये पॉसिबिलिटी नजर आती है मुझे। लेकिन रिलीफ ऑपरेशन में इस वक्त सवाए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो वापस नहीं आती, सवाए यूएन के या उनके साथ पार्टनर एनजीओ के, जिनमें शायद ये एपिटाइट होती है हर जगह पहुंचने की, वो अगर नहीं मोबिलाइज होते तो ये मुश्किल है। जो मुखैर हजरात हैं वो दे हैव लॉस्ट देयर फेथ। मैं आपको बताऊं, वो पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से उनका देने से भी फेथ उठ गया है। अभी कराची देखें, वो इंथुजियाज्म नहीं है जो 2005 में उन्होंने दिखाया। देने का 80 अरब से ज्यादा पैसे कटे हुए थे लोगों से अर्थक्वेक में। फिर 2010 में उससे ज्यादा हुए होंगे या कम हुए होंगे, मुझे नहीं पता, मेरे पास इस फिगर नहीं है। लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिकल डिवाइड है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, वो कुछ और रास्ता, कुछ और लोगों को कंफ्यूज भी कर रहा है और उनमें समझ में नहीं आ रही कि किसको सपोर्ट करना है, क्योंकि ग्राउंड पे वो क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस एट स्केल है ही नहीं। वो एक का अभी मोबिलाइज हो रही हैं, अभी अपना सिस्टम को ठीक करेंगी। सरकार ने पिछले 2-3 महीनों से कोई प्लानिंग नहीं की। एनडीए में, पीडीए में कराची और इस्लामाबाद से बाहर जीरो है, क्योंकि उनका कोई ग्रास रूट पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। डीसीज मुंशी बन गए हैं। वो एग्जैक्टली जो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, दे हैव बिकम मुंशी। उनके पास कोई जो सुनी सुनाई खबर है, मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, सुनी सुनाई खबर लोगों से सुना ये है कि जो जाता है उनके पास मदद के लिए, उसके लिए कहा जाता है कि आप ये जो इलेक्शन होगी उसमें जो चेयरमैन का टिकट है, या तो उससे पर्ची लेके आए, या एमपीए से लेके आए, या एमएनए से लेके आए। एंड दैट इज द पॉलिटिकल एंगल। जब आप पॉलिटिकल एंगल होगी तो किसी को विक्टिमाइज होगा, कोई बचेगा, किसी को ज्यादा मिल जाएगा। और दूसरी चीज जो इसमें प्राइवेट लोगों का भी सुनने में आ रहा है, आई एम नॉट कंफर्मिंग दैट येट। प्राइवेट लोग ये हैं कि जमींदार है, इन्फ्लुएंशियल है, एमपीए का कोई रिश्तेदार है, एमएनए का कोई रिश्तेदार है, वो सरकारी चीजें अपने प्राइवेट जगहों पे डंप करना शुरू कर दिए। मे भी उनका एजेंडा ये हो को सही लोगों में दें, लेकिन पॉलिटिकल उनको एक सिंपैथी चाहिए लोगों की, वो ले लें। क्योंकि एक चीज जो यहाँ इस मुल्क में इस वक्त तलवार लटक रही है, वो आने वाला इलेक्शन है। कब होता है मुझे नहीं पता, किसी को शायद नहीं पता, लेकिन एक चीज जो उसके लिए रास्ता बनाना है, तो पॉलिटिकल लोगों के पास ये एज हो सकती है कि अभी हर चीज कब्जे में ले लो, इलेक्शन आए तो ये बांट दो। तो ये बहुत सारे तासुर हैं, ये बहुत सारे एक थ्रेट्स हैं जो इस डिजास्टर को गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं, जो इस डिजास्टर को सही मैनेज करने में मुश्किल होगी। हाँ, इसमें अगर कोई न्यूट्रल्स आ जाते हैं बीच में, कोई अदारे यूएन आ जाती है बीच में, जिसके अपने वसाइल से, अपने तरीके से वो अगर काम करना चाहते हैं पैरेलल टू द गवर्नमेंट, तो शायद कुछ उसका बेहतर हल निकल सकेगा। जो आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं अपना ये बात तो नहीं कह सकता कि हर बंदे तक पहुंचा जा सकेगा, क्योंकि ये जो लोग हैं ये बहुत बड़ा स्प्रेड है, इनकी कोई मखसूस कैंप्स नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ये शहरों में भी हैं, ये रूरल एरियाज में भी हैं, ये अभी तक गाँव में भी है। तो मेरा अपना व्यू ये है कि ये इनके लिए रिलीफ का काम बहुत मुश्किल होगा और ये कई लोगों तक पहुंचा नहीं जा सकता। ये मेरा अपना जाती ओपिनियन है, तजुर्बे की बुनियाद पे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ा अहम चीज है वो यूएन एजेंसी है, चाहे WFP है, यूएनडीपी के कई सारे इदारे हैं, यूएन है, यूनिसेफ है, या शेल्टर वाले हैं। इन सबको बैठ के लोकल पार्टनर्स क्रेडिबल ढूंढने चाहिए, इनके बैठ के कोई उनकी अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। गवर्नमेंट को छोड़ के ह्यूमैनिटेरियन बुनियाद पे लोगों की मदद करनी चाहिए। और गवर्नमेंट जो आज भी मीडिया में देखें कि वो जो भी हो रहा है उनको होने दें और लोगों को मदद के लिए सबको निकलना चाहिए। थैंक यू सुजा, बहुत शुक्रिया, आई विल बी थैंक यू। वेलकमिंग एनी क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल, हम लोग अलाउ करेंगे अभी थोड़ी देर में, मगर उससे पहले मैंने जैसे पहले रिकग्नाइज किया था दोस्तों को, डॉक्टर रियाज शेख भी हमारे साथ हैं, मोहतरमा शीमा किरमानी है, और जैसे मैंने बताया कि हमारे जो नेटवर्किंग के पार्टनर हैं, जिसमें यासिर दरिया भी है और जैन है, राफे नज़र आया था मुझे, हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, पुराने साथी दोस्त हैं मेरे, शाहिद गिलानी नज़र आ रहा है,
मैं अभी वह नाम लेता हूँ, मेरे सामने से हट गए हैं कुछ नाम। फिर उसके बाद सबको जो भी जिसको भी अगर कुछ बात करनी है या सवाल करना है तो वो अपना हैंड रेज कर ले। इसमें एक ऑप्शन है यहाँ पे रिएक्शन में, जब रिएक्शन में जाएंगे नीचे तो उसमें रेज हैंड का एक ऑप्शन, तो आप उसको करेंगे तो मैं आपको अलाउ करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं रिक्वेस्ट कर दूं अभी, चूँकि हमारे साथ बहुत सारे साथी मुख्तलिफ सूबों से भी हैं, बलूचिस्तान से भी हैं, पंजाब, सदर्न पंजाब से हैं, और मैं सिर्फ ये दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ कि हम लोग हर सूबे के लिए अलग से प्रोग्राम, ये पहला हमारा प्रोग्राम है जो सिंध से हमने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट हमारा जो है वो बलूचिस्तान के लिए होगा इंशाल्लाह, और फिर सदर्न पंजाब और केपी के लिए। तो ये हम एक सीरीज है जो करेंगे, क्विकली करेंगे, और इस वीक में इंशाल्लाह इसको हम करेंगे। तो अगर मैं डॉक्टर केसर साहब से या करामत साहब, आप दोनों में से कोई भी अगर कुछ बात करना चाहे या इस हवाले से। अच्छा, ये कल मैंने देखा था कि शिमा किरमानी, करामत साहब ये कराची में डोनेशन कलेक्ट कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। शरीन हमारी साथी हैं, दोस्त हैं, वो भी 3-4 दिनों से कराची में कर रहे हैं। कराची में ख़ासतौर पर इधर ईस्ट साइड पे, ये जहाँ पे सचल गोट में एक स्कूल में काफ़ी IDPs आए हुए हैं, जहाँ पे जो लोकल हमारे जो कॉम्पर्स लोग हैं या जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो काम कर रहे हैं इसके हवाले से। तो अब ये मैं चाहूँगा कि जिसको भी अगर कोई बात करनी है तो अपना हैंड रेज करें। मेरे पास 2 नाम आ रहे हैं सामने। अब्दुल सलाम हैं, ये हमारे साथी बलूचिस्तान से हैं। आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि आप प्लीज़ मुख्तसरन अपनी बात रखें। आपका माइक खुला हुआ है। जी, अच्छा, याकूब साहब ने भी हैंड रेज किया। याकूब साहब आप प्लीज। हेलो जी याकूब साहब। जी, आवाज आ रही प्लीज? जी जी बिल्कुल। अच्छा, काफी सारी बातें हो गई हैं। मैं सिचुएशन जो ग्राउंड पे है वो बहुत ही ज्यादा तकलीफदेह हद तक है। हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहां पर इस तरह की डिटीरियोरेटिंग सिचुएशन ना हो। हर जगह पे हमें मिल रही है, और जो दोस्तों ने बात की है वो बिल्कुल इसी तरह से। मैं थोड़ी सी जो प्लान और फ्यूचर डिस्कशन उस पर जाना चाहूँगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया दोस्तों ने कि जो इस वक्त PDMA की सिचुएशन, जो कैपेसिटी है या जो DDMA का स्ट्रक्चर है ग्राउंड लेवल पे, वो ना होने के बराबर है। अगर आप में से दोस्त जो हैं वो PDMA की वेबसाइट पे जाके देखें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें तकसीम कर दी हैं, और ग्राउंड पे हम देखते हैं तो कुछ भी नहीं है। एक फौरी तौर पे हम लोगों को जो करना चाहिए सिविल सोसाइटी को सिंध के हवाले से, कि प्रोविंशियल बेस पे हम लोगों को इस अपना वेबिनार के बाद एक कमेटी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, और ये कमेटी में जो भी दोस्त आना चाहे वॉलंटरीली और ओपनली बिल्कुल आएँ, और एक हम मीटिंग फौरी तौर पे अरेंज करें CM के साथ, जिसके अंदर हमारा बाकायदा चार्टर ऑफ डिमांड होना चाहिए कि ये इतना बड़ा गैप, जैसे डॉक्टर सोनू ने बिल्कुल सही तरीके से उसको फ्रेज किया है, कि UN एजेंसीज किस तरह से रोल प्ले करेंगी, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं कोई नहीं, लोकल पार्टनर जिनकी कैपेसिटी थी वो फेज आउट हो गए, तो आपके पास स्ट्रक्चर डिलीवरी का है ही नहीं, तो किस तरह से करेंगे? जबकि हमारे पास अगर कोई अल्टरनेट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मौजूद भी था तो वो भी नहीं है। जितने ज्यादा इस वक्त बैरियर्स हमारे लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को हैं काम करने के हवाले से, जिसके अंदर NOCs का मसला है या कोई और जो बैंक के मामलात हैं वो हैं, उन हवालों से हमें फौरी तौर पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ लाजमी तौर पे एक मीटिंग सेट करनी चाहिए। हम इस वक्त अगर ये आवाज रेज नहीं करेंगे तो सूरत हाल खराब होगी।
एक सिचुएशन में और हेलो हेलो हेलो, ये किसी का स्पीकर खुला हुआ है प्लीज। हेलो शुजा, किसी का स्पीकर खुला हुआ है, अगर स्पीकर बंद हो सके तो प्लीज आवाज चली जाए। हेलो 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 आप बात करें, आपकी आवाज आ रही है ना? जी शुजा, ये बीच में किसी का स्पीकर खुला हुआ है। अच्छा, एक चीज जो सूरत हाल बड़ी खराब आने वाली है आने वाले वक्तों में, अभी ये जो रेन फ्लड है ये आया है, उसके बाद जो फ्लडिंग है वो आएगी। जो नुशारों में इस वक्त सूरत हाल है वो बढ़ती बिगड़ती खराब होती हुई, और अगर कोई थर्ड स्पेल आता है तो वो बिगड़ के अल्टीमेटली उसने सिंध को इफेक्ट करना है। उस सिचुएशन में हमारी प्रेपरेशन क्या होगी, और ये 8 से 10 दिनों के बाद का वक्फा है। अगर 8 से 10 दिनों के अंदर इस वक्त हम प्रेपरेशन अपनी कर सकेंगे, कुछ ना कुछ हम अपनी लॉबी क्रिएट कर सकेंगे गवर्नमेंट के साथ, तो कुछ बेहतर हो सकेगा। टोटल एग्री कि गवर्नमेंट इस वक्त कुछ नहीं कर रही, लेकिन अगर हम भी यहाँ पर हाथ पे हाथ करके बैठ जाएंगे तो शायद हम गवर्नमेंट को नॉक भी नहीं करेंगे, तो चीजें हमारे लिए खराब होंगी। इस वक्त मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का सजेशन होगा कि हमें लाजमी तौर पे गवर्नमेंट को नॉक करना चाहिए, सिंध की सिविल सोसाइटी को खड़ा होना चाहिए, और इस अपनी आवाज को लाजमी तौर पे इस तरह से फ्रेज करना चाहिए जहां पर हमारे जो जेन्युइन बैरियर्स हैं, वर्किंग के हवाले से, अल्टरनेट सपोर्ट के हवाले से, हमारी कैपेसिटी के हवाले से, और हम एक अल्टरनेट सपोर्ट के तौर पे गवर्नमेंट के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं, उस पर हमें लाजमी तौर पर खड़ा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये डॉक्टर रियाज ने हाथ रेज किया था। डॉक्टर साहब, ये जो क्राइसिस इस बार आया है, ये क्राइसिस की तो बहुत टाइमली इंटीमेशन थी। तो इससे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन है इनकी प्रिपरेशन क्या थी, एनडीएमए की या पीडीएमए की और बाकी सारी। दूसरा ये कि जब ये सिंध में, क्योंकि ये मानसून की बारिश नहीं है जो सिंध में हुई है, सिंध में बलुचिस्तान में मानसून की बारिश नहीं है, ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न जो बना है, प्रेशर बना है विंड का, उसका था, और उसकी इंटीमेशन पहले से थी। तो इसका मतलब ये कि इसको बहुत लाइटली लिया, और जिसकी वजह से ये चीजें आई हैं अब फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये तो लर्निंग है कि ये जो आने वाले दिनों में जो क्लाइमेटल चेंज के जो इम्पैक्ट आएंगे, तो अब देखना ये पड़ेगा कि ये चीजें सिर्फ यहाँ एंड ना हो, बल्कि अब जो वेदर चेंज होगा, मतलब इस वक्त जो लोगों ने बात की कि गिलगित में, हुंजा में टेम्परेचर 40 डिग्री तक गया है, तो क्या विंटर में इसके कोई इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में भी चलेंगे, तो उस वक्त की क्या प्रिपरेशन होगी, ये शायद एंड हो जाए, लेकिन उसके बाद का क्या होगा। तीसरा मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ये जो मोबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग और जो लाइफ स्टॉक है, उसका डिस्टर्ब होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो जो फेयर्स हैं वो इतने चार्ज किए जा रहे हैं कि जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा वो ड्राइवर आया है वापस, वो बता रहा है कि दादू से जो किराया जो है 900 रुपये था, वो कल उससे 2500 रुपये लिया गया, और वो भी लोगों को छतों पर बिठा के लाया गया है। तो इसका मतलब ये कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका कोई सेंस है, उसका कोई कंट्रोल है चीजों के ऊपर, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। चौथा जो आखिरी पॉइंट में करके खत्म करूंगा वो ये कि 2 लेवल पे काम करने की जरूरत है, एक है नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे, दूसरा है लोकल लेवल पे। लगता है ऐसा है कि जी इस वक्त सिर्फ पब्लिसिटी कैंपेन का सिलसिला चल रहा है, कोऑर्डिनेशन कोई नहीं है कि जी लॉन्ग टर्म लोगों की शिफ्टिंग क्या है, और उसके बाद जो है लोगों की लोकल एडजस्टमेंट्स क्या होगी। तो ये 2-3 चीजों पे अगर काम करें तो चीजें हो सकती हैं, वरना मेरे ख्याल में ये इसके जो इम्पैक्ट है वो अगले कुछ अर्से के बाद और भयानक सूरत में सामने आने का चांस है, खासतौर पर अपर सिंध में जहाँ से मेरा ताल्लुक है। चावल की सब फसल तबाह हुई है, जो हारी आए हुए थे काम करने के लिए वो वहाँ स्टक हैं, अब ना कोई इनको पैसा दे सकता है, ना कोई मूवमेंट कर सकता है। तो ये आगे वाले दिनों में ये जो ह्यूमन डिजास्टर आएगा उसको किस तरीके से शुजा डील होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। तो उस पर आपने ये सेमिनार बहुत अच्छा किया, इसको फर्दर कंटिन्यू करें प्लीज। बहुत शुक्रिया, वैलिड पॉइंट बताया। खासतौर पर ये जो प्रॉफिटियर्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, इसके बाद ये जो फूड की प्राइसेस बढ़ गई हैं, अब
टमाटर 300-400 रुपए की हो गया, प्याज जो है 200 तक पहुंच गया है। तो ये अभी और भी चीज़ें प्राइसेस बढ़ेंगी, और ये सारे खासकर टेंट्स और ये जो मस्कीटो नेट्स हैं इनकी प्राइसेस मल्टीपल टाइम मतलब बढ़ गई हैं। तो अभी इसको फजल चांडियो है, फिर सबिया शाह है, यासिर दरियाबी है। तो फजल चांडियो आप अपना अनम्यूट कर दें मुख्तसरन प्लीज, सबसे ना रिक्वेस्ट है। जी जी हाँ, थैंक यू सर, आपकी मेहरबानी। मैं थोड़ा सा जाम शोरों के हवाले से आप लोगों को बताऊं, क्योंकि जो जाम शोरों की जो जोग्राफिकल पोजीशन है, एक तो दरिया का पानी हमें डुबोता है, और फिर जो वहाँ पहाड़ों से जो पानी आता है, पहाड़ों के पानी ने 100% जो हमारा तहसील मांझन हुआ, जो मंशूर और जो इलाके हैं 7 में भी बहुत पानी है, तो वो भी खत्म हो गया है। और जाम शोरों में जो है ना मुसलसल जो है ना लोग जो है ना वहाँ से सिंध के और जो डिफरेंट एरियाज से आ रहे हैं, जिनको हम IDPs कहें, तो उसका जो बहाव बढ़ा है वहाँ, यहाँ पे कोई हुकूमत की तरफ से टेंट सिटी या इस तरह की कोई चीज बनाई हुई नहीं है। और कैंप स्कूल भी 1-2 जो नए लोगों ने बनाए, वो तो बिल्कुल भर गए हैं। अब लोग बेचारे रोड पे इधर उधर जो ना अपनी मदद आपके तहत ही बैठे हुए हैं। तो ये मुसलसल जो ना आप हर 2-3 घंटे के बाद देखेंगे तो ये बहुत बड़ा लोगों का जो ना फ्लो आ रहा है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे भी डिस्कशन हुई, और ये सबको पता चला पीछे जितने कट लगा रहे हैं तो तेजी से कट लगा रहे हैं, इतनी जो है ना आबादी ज्यादा डिस्प्लेस हो रही है, वो यहाँ पे आ रही है। दूसरा ये कि जिस तरह दोस्तों ने कहा कि यहाँ पे बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट का कंट्रोल, टमाटर देखें और चीजें देखें, कल जो है ना 5 बजे के बाद पूरे जाम शोर में सब्जी नहीं मिल रही थी। तो इस तरह का जो ना यहाँ पे जो ना एक जी बिल्कुल, ये तो बहुत शुक्रिया आपका। सबिया आप अपना माइक। दूसरा है कि कल एक बंदे ने हाँ सबिया आप बात करें। आप अनम्यूट हैं, मगर आपकी आवाज नहीं आ रही सबिया। अच्छा, जब तक सबिया कनेक्ट हो, आप यासिर आप बात कर लेती। जी बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है, सूरत हाल है, वाकई ये इमेजिन नहीं की जा सकती, और कि कितनी बदहाली है, इसका स्केल क्या है, उसकी डेप्थ क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि अर्जेंट पॉलिटिकल एक्शन की ज़रूरत है। सारी की सारी मिनिस्ट्रीज मैं चीफ मिनिस्टर के फेल हो चुकी हैं, मतलब वो है ही नहीं। तो इसलिए आई थिंक हम लोगों को सबको मिलना चाहिए, स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए कि एक तरफ जो है हम मिलने की कोशिश करें, और उसमें क्या चीज़ें तय करनी चाहिए। बेसिकली इमरजेंसी स्ट्रक्चर सबसे पहले खड़ा होगा, उसके बाद जो है जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो कि लोग वॉलंटियर भी कर रहे हैं, उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आप। सिविल सोसाइटी तो एक तरफ, आम आदमी भी जो है वो अपनी तरफ से ऐसे मौक़ों पे आ जाते हैं, जैसे कि हमने 2010 में देखा। ऑलरेडी हमारे दोस्त जो हैं वो जो लोग कराची पहुंच रहे हैं, उनके कैंप्स में ऑर्गेनाइज करना शुरू हो गया है। और ये कुछ नेटवर्क्स वही हैं जो कि 2010 में इस्तेमाल हुए थे। ये सिर्फ दोस्तों के, जर्नलिस्ट के, ये इन लोगों के हैं। इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, तो उसकी कोऑर्डिनेशन जो है ना, ये आई थिंक हम लोगों को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है शुजा? शुजा मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी जी बिल्कुल आ रही है। मैंने खुद अपने आप को म्यूट किया हुआ था। अच्छा ओके। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सूरत हाल तो वाकई बहुत गंभीर है, और अभी भी बहुत सारी अलार्मिंग सिचुएशंस मौजूद हैं जो आने वाले दिनों में जो है वो बहुत ज्यादा हिट करेंगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो है वो खतरा है वो ये भी है कि कराची इतना ज्यादा जो है वो नहीं मुतासिर हुआ है, लेकिन अब कराची पर बहुत ज्यादा जो बोझ आने वाला है वो IDPs का है, जो बहुत बड़ी तादाद में कराची में एंटर हो रहे हैं। और लाजमी बात है कि उनकी रिहेबिलिटेशन का इतना सच कोई इंतजाम नहीं है। अभी हमारे पास जो लियारी एक्सप्रेस वे का इलाका है, का डिस्ट्रिक्ट वेस्ट किमाड़ी टाउन वाला,
इसमें भी 100 के करीब फैमिलीज आ गई हैं, जिसमें से 200 फैमिलीज आ चुकी हैं, जिसमें से कुछ तो स्कूल्स वगैरह में लोगों ने इंडिविजुअली तौर पर सेटल किए, कुछ लोगों के घरों में, अपने अपने रिश्तेदारों के घरों में और मुख्तलिफ जगहों पर है। लेकिन सोचने की बात यह है कि वही बात जो डॉक्टर शेख ने कही कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ऑब्जेक्टिव्स पर काम करने की जरूरत है। और हम कराची की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे ख्याल में हमें वन पेज पर आने की भी जरूरत है। आज नुज़र शीरी ने भी मीटिंग बुलाई थी एक, और मिनिस्टर शैला रजा ने भी जो है वो हमें कहा था कि चीजें आप लोग जो है वो सब एनजीओ वाले एक साथ आए और हम चलकर वो डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन तो सारी चीजें सही है, हम तो सब अपने अपने तौर पर काम करें, लेकिन वाकई में अगर हम ये पूरा एक डेटा कलेक्ट कर लें कि कराची में कहाँ आईडीपीस मौजूद हैं और कराची में किन किन जगहों पर उनको किन चीजों की जरूरत है, तो फिर हम सब मिलकर एक कोऑर्डिनेशन की शक्ल में अगर काम करेंगे, मेरे ख्याल में वो बहुत ही एक अच्छा माहौल भी बनेगा और हम सबको ये भी पता होगा कि कहीं डबलिंग नहीं हो रही और जो हकदार है उस तक हक भी पहुंच रहा है। मेरी यही रिक्वेस्ट है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी किसी ने हाथ से, हाँ, शाहजेब गिलानी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। शाहजेब अनम्यूट कर दें। जी शुजा, कैन यू हेयर मी? आपको आवाज आ रही है? प्लीज गो अहेड। ओके, थैंक यू। नहीं, शुक्रिया, आप लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया है और उसमें काफ़ी सारे मुझे रेलेवेंट फ्रेंड्स और कॉलीग्स नज़र आ रहे हैं। मेरी एक बस छोटी सी क्वेरी ये थी कि पिछले ये चंद हफ्तों में मुझे भी मुसलसल मैसेज आ रहे हैं, जैसे आई एम श्योर कि आपको भी आ रहे होंगे। हमारे जो जानने वाले हैं, मेरा ताल्लुक़ ज़िला खैरपुर से है, तो वहाँ के देहातों से लोग वीडियोस भी भेज रहे हैं, मैसेजेस भी भेज रहे हैं। एंड व्हाट आई वाज वंडरिंग इज़ कि उन्हें आप क्या एडवाइस करें इन टर्म्स ऑफ बीइंग डॉक्यूमेंटेड, मीनिंग कि ये पीडीएमए की अपडेट्स रोज़ आ रही हैं हमारे पास, हम उसे देख रहे हैं, फिगर्स आर गेटिंग रिवाइज्ड अपवर्ड्स विथ यू नो पासिंग डेज, लेकिन हमें ये पता है कि वो कहते हैं कि जी हम ये फिगर्स डिप्टी कमिश्नर से ले रहे हैं। मुझे पता है कि खैरपुर में डिप्टी कमिश्नर जो है, ही इज़ टॉर्न बिटवीन राइवल पॉलिटिकल फैक्शंस। वहाँ पे हर एमएनए एमपीए जो है वो डीसी को अपने चपरासी के तौर पे यूज़ करता है, और वो कहता है कि जी जो टेंट वगैरह आपके पास आए हैं, ट्रक्स आए हैं, मेरी तरफ भेजना है, मैं अपने लोगों को दूंगा। और वहाँ पे एक छीना झपटी चल रही है। डिप्टी कमिश्नर वहाँ पे बेजार बैठा है, वो कह रहा है कि मुझे तो आप लोग माफ़ करें, मैं छुट्टी पे चला जाऊँ या कुछ कर जाऊँ, बिकॉज मैं दिन में ज़्यादातर टाइम ये एमएनए एमपीए इनके लोगों के साथ बहस मुबाहिसों में मेरे गुजर जाते हैं। तो जब डिप्टी कमिश्नर का ये हाल है, तो ये डेटा कौन जमा कर रहा है, पीडीएमए को कौन फीड कर रहा है, ये जो फिगर्स हम देख रहे हैं? क्योंकि मेरे पास जो वीडियोस आ रहे हैं, जिन लोगों से मेरी बात हो रही है, वो तो आज भी यही कह रहे हैं कि 8-9 दिन गुजर गए या 2 हफ्ते गुजर गए, हमारे पास कोई भी नहीं आया। बीच में एक फॉर्म सर्कुलेट कर रहा था सोशल मीडिया पे, जो विच सीम्ड लाइक अ गवर्नमेंट फॉर्म, जिसमें आप अपना सारा इंदराज करें, बताएं आप कहाँ लोकेशन है, आपका कितना डैमेज हुआ है, क्या हुआ है। वो बाद में हमारे दोस्त हैं इधर सोच फैक्ट चेक पे, उन्होंने पता लगाया तो उन्होंने कहा जी ये तो फेक फॉर्म है, ऐसा तो कोई फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने रिलीज़ ही नहीं किया है। सो हमारे साथ ये बात सही है, इस वक्त रिलीफ की बात चल रही है, खुराक टेंट वगैरह पहुंचाने की, लेकिन ये लोग डॉक्यूमेंट कैसे होंगे जो दरबदर हो गए, जो तबाह बर्बाद हो गए? और इस पे अगर किसी को कुछ मालूमात है तो प्लीज़ उसको शेयर करें, ताकि हम कम से कम अपने अपने जानने वालों को वो बढ़ा दें। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जी सरकार की तरफ से कोई नहीं आया, तहसील की तरफ से या कोई नहीं आया। फिर हम जब गए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, तो उन्होंने कहा जी साहब नहीं है, वो तो निकले हुए हैं टूर पे। तो बाहर लोगों ने धरने वरने लगाने की कोशिश की, बट उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। So that I think is a really sort of missing piece, a very important missing piece of the puzzle in terms of data, statistics. ये इतनी जो इंटरनेशनल एड भी आ रही है, ईओ से आ रही है, वहाँ से आ रही है, ये गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करेगी, किसको मिलेगी? ये वही होगा जो हमेशा होता है कि एमएनए एमपीएस को बोलेंगे जी लिस्टें बना के दें, वो अपने जो भी उनके साइड किक्स हैं उनकी लिस्टें बना के देते हैं, उनको मिल जाएगी इमदाद। लेकिन मैं अगर किसी के पिजोरों के पीछे नहीं भागता, मैं नारे नहीं लगाता, तो मेरा क्या होगा फिर? और ऐसे मेजॉरिटी आपके लोग ऐसे ही बैठे हैं जो किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी के खाते में नहीं है, लेकिन उनको उन तक रसाई नहीं है, रियासत की नहीं है, गवर्नमेंट की नहीं है, तो उन तक कैसे पहुंचेंगे फिर हम?
बिल्कुल यू सही बात है, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बल्कि ये डेटा की बहुत प्रॉब्लम है, खासतौर पर जो डेथ्स हुई हैं। अब डेथ्स के लिए तो गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस भी किया हुआ है, मगर ये सारी रिकॉर्ड नहीं हो रही है। तो बहुत सारी आपने रिपोर्ट पढ़ा होगा कि दरिया के में बह के आ रही हैं लाशें। सखर बराज में शुरू में तो आप याद होगा कि कोई 15-20 लाशें निकाली गई थी, और इस तरह बलूचिस्तान में भी हुआ है कि लाशें आ रही थी और कोई पता नहीं। अब उसको रिकॉर्डिंग कौन करेगा, उसको आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा। अब्दुल सलाम है बलूचिस्तान से, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को और बोल लें प्लीज। प्लीज आप अनम्यूट कर दें अभी आप। अच्छा, मैं नहीं कर सकता आपको ना, आप खुद करेंगे। अब सही आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोलें प्लीज। हाँ सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने सिंध की, आप लोगों की मीटिंग थी और आपने हमें इजाजत दी कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करें। नहीं, तो नो प्रॉब्लम, हमारे साथ पंजाब के लोग भी हैं, कोई मसला नहीं। जी, बड़ी मेहरबानी। जी जी। तो मैं थोड़ी सी बात ये जरूर करूंगा कि मैं जाफरा से ताल्लुक है हमारा। तो जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट 2010 और 2012 में बैडली इफेक्टेड हुआ था। आप लोगों ने रिपोर्टों में भी पढ़ा होगा, देखा होगा आप लोगों ने। तो जो बड़े सैलाब आए थे, तो अभी वहां से ही नहीं निकल पाए थे, तो फिर ये जो लम्हा आ गया है दोबारा। तो इस वक्त जो अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि सिंध में तो चलो नहरों ने तबाह किया है या बारिश के पानी ने, लेकिन यहाँ पर जो पानी एक्सपेक्टेड है या जो आ सकता है, वो जो बलूचिस्तान से, बोलान से, जैसे जान साहब ने भी आप लोगों को बताया कि वो डैम टूटे हैं, तो उनके रोकने का केनाल है हमारे बलूचिस्तान से जो उसको थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट कर सकता है। तो वो पानी अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, यानी कि वो सफर कर रहा है ना सिब्बी से, और ये जो बड़ी पट्टी है जो, तो वो पानी अगर पटफिर केनाल बचा लिया गया तो वो तो ठीक है, तो नहीं बचता है तो फिर ये जाफराबाद, ये जेकाबाद, फिर ये कंबर शहदाद कोट से भी ज्यादा ये पानी आगे जाएगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितना हो सके, जैसे सिंध में आप लोगों ने ये जी जी, हम मीटिंग बलूचिस्तान के अलग हम करेंगे इंशाल्लाह, बल्कि इसी वीक में करेंगे। कर तो लें, आपका क्योंकि आपका बड़े बड़े शुक्रिया इधर। जी, नहीं आपका सर, बहुत आप लोगों शुक्रिया। का बहुत बहुत शुक्रिया, सब दोस्तों का शुक्रिया, बहुत मजा आया सर। अच्छा, इसमें ये शाहजेब के देने के लिए कोई भी अकरम या डॉक्टर सोनो आप अकरम या सोनो, डॉक्टर साहब जो भी आप शाहजेब के सवाल का जो डेटा के हवाले से था, तो उसके हवाले से बात करना चाहें तो आप प्लीज। अकरम आप अपना माइक। मेरे ख्याल में शाहजेब के सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं होगा, और टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस वी शुड टेक वन ऑफ द प्रायोरिटी ऑफ दिस वेबिनार। जब आपको इसकी स्टेटमेंट जारी करें, वो करें, तो एक डिमांड जनरेट करेंगे भाई गवर्नमेंट कोई प्रॉपर किस्म का इसकी डॉक्यूमेंट अनाउंस करे कि क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, कैसे होगी, कौन करेगा, और उसके रिटर्न में इफेक्टिव जो है वो क्या एक्सपेक्ट करें, कब एक्सपेक्ट करें। ये एस्पेक्ट हमेशा गायब रहता है और फिर उसमें काफी लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। जिस तरह बिल्कुल शाहजेब ने कहा कि ये कई जगहों पे है। मेरे गांव में लोगों को कहा गया है कि मोबाइल फोन पे इतना पैसा भेजो तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, आपको इतनी इमदाद मिलेगी। ये क्योंकि गवर्नमेंट का फेल्यूर होता है, तो गवर्नमेंट तो खुद उसको प्रॉपरली अनाउंस करे कि प्रॉपरली कि वो डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे। दूसरी जो एक्यूरेसी है ये डाउटफुल है, इसको भी मेरी सजेशन होगी, बल्कि शायद की जो मैं सपोर्ट करूंगा कि हम आपकी डिमांड जनरेट करें कि ये डेटा जो अभी तक आ रहा है वो आ कैसे रहा है, हमें बताएं। क्योंकि हमने खुद यहाँ इसाक भी है, इसाक ने हमने खुद देखा कि जब 2010-11 के फ्लड में था तो बताया गया कि वहां पेंशन से एक क्लार्क बैठा हुआ था, वो ऊपर नीचे कर रहा था डेटा को, कभी कह रहा था कि 1500 लोग हैं, कभी कह रहा था 2500 लोग हैं। तो वो बताएं तो सही कैसे ये हुआ है, कोई गांव में गया है, कोई जिस तरह होता है सेंसस, क्या उनका मैकेनिज्म है, कोई टीचर गया, कौन गया है जिसने ये कहा है कि इतने लोग इफेक्टेड हैं, कोई सर्वे हुआ है, कैसे हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये सारे सवालात आज के वेबिनार का फायदा यही है
कि आप लोगों के काम का, तो मेरे ख्याल से उसमें जरूर रेज करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फकार। याकूब साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये आवाज आ रही है शुजा? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था शुजा, ये जुल्फकार ने जो बात कही है ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हम गवर्नमेंट को कहें कि वो फॉर्म जो है वो डिवाइस करके दे, वो फॉर्म जो फिल कौन करेगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा? नहीं हो सकता ये गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे अभी आप दोस्तों ने कहा या शाहजेब ने भी बताया कि डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से जो डेटा आता है वो रिलायबल डेटा नहीं है। पीडीएम में उस डेटा को इनकॉर्पोरेट कर रही है अपनी वेबसाइट पे, जो कि वो भी डेटा रिलायबल नहीं है। अगर उसकी डिमांड और सप्लाई दोनों को आप जायजा लें पीडीएम में का, तो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा काम हो चुका है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और जबकि फील्ड रियलिटीज इससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। मेरी गुजारिश ये होगी कि जैसे जुल्फकार ने कहा, इस वेबिनार के आखिर में हमें एक अपना चार्टर ऑफ डिमांड लाजमी तौर पे करना चाहिए। दूसरी मेरी गुजारिश ये होगी कि इस वेबिनार को हम अपनी फर्स्ट स्टेप समझें और इस तरह की इसको कंटिन्यूटी रखें, राइट आफ्टर विद इन 2 days, विद इन ए वीक, जो भी आप हम इसका फ्रीक्वेंसी रखना चाहें वो लाजमी तौर पर रखें। तीसरी मेरी सजेशन ये होगी कि ये जो हम एक स्ट्रेटजी सजेस्ट करना चाह रहे हैं, हमारे पास इसका ब्लैक एंड वाइट क्या है? हमारे पास इसका कोई ऐसा जो ब्लूप्रिंट है कि ये स्ट्रेटजी इस तरह की वर्केबल है हमारे पास? अगर हम इसको एक खुद मिलकर बैठ के सबसे पहले डिवाइस कर लें, फिर उस पर हम लोग एक फौरी तौर पर प्रेशर डेवलप करें गवर्नमेंट के ऊपर। अल्टीमेटली ये जो स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन होना है, ये गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के साथ ही स्ट्रीमलाइन होना है। कितनी जल्दी गवर्नमेंट इजाजत देगी आईएनजीओस को काम करने के लिए, कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर आएगा तो फिर उसके अंदर जाके बातचीत हो सकेगी या काम हो सकेगा। टाइम हमारे पास थोड़ा है। इस थोड़े टाइम के अंदर, इमरजेंसी के अंदर, हमें लाजमी तौर पे अपना रिलीफ प्लान लाजमी तौर पे बनाना चाहिए। हमारी आल्टरनेट स्ट्रेटजी क्या है? हम किस तरह से देखना चाह रहे हैं सिंध के अंदर, तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ना सिर्फ इस वक्त जो इमरजेंसी रिप्लाई है उसके हवाले से, बल्कि रिहैबिलिटेशन के हवाले से भी। और अगर रिहैबिलिटेशन के हवाले से हम अपना कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे तो कल को जाके फिर इस तरह की सिचुएशन बरकरार रहेगी। प्लीज जी बिल्कुल सही, बिल्कुल 100% सही। मोहतरमा उज़मा नूरानी, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जी जी, मेरा सवाल बिलखुसूस ख़वातीन के हवाले से है कि इस पूरे जो सीन होता है उसमें औरतें के इश्यूज जो है और औरतों के नीड जो है वो पीछे रह जाते हैं। मेरे ख्याल से ज़रूरी है कि जब आप बात करें फंड्स डिसबर्स होने की, उसमें औरतों को भी शामिल होना चाहिए है। और दूसरी चीज़ ये है कि औरतों की सेफ्टी और बच्चों की सेफ्टी जो है उसको कैसे गवर्नमेंट इंश्योर करेगी। खबरें आ रही हैं कि बच्चे अलग हो गए हैं, बिछड़ गए हैं। तो जैसे शुरू में एक साहिबा ने यही कहा कि लोगों को डर होता है कि हमें कुछ खिलाकर और हमारे वहाँ से चोरी कर लेंगे या किडनैपिंग हो जाएगी, ये ट्रैफिकिंग होती है औरतों की ऐसे क्राइसिस सिचुएशन में। इस चीज़ को गवर्नमेंट जो है कैसे इंश्योर करेगी उनकी सेफ्टी। आई थिंक हमारी जब डिमांड्स होंगी इस बात को भी आप ज़रूर इसमें शामिल करें और औरतों की जो नीड्स हैं वो सरे फहरिस्त पर होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, 100% एग्री करते हैं। और ये राधा ने भी बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया था, क्योंकि ये चंदो जाम में कोई इंसिडेंट हुआ है, हमारे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी आया था कि वहाँ पे लोगों के लिए वो देगे पका के लाए थे कि हम आपकी रिलीफ में दे रहे हैं। उनको खिला के वो नशा लगा पड़ा हुआ था, फिर उनकी सारा माल मवेशी उसी गाड़ी में डाल के वो चले गए थे। और फिर सिक्योरिटी बहुत इशू है, राधा ने जैसे बिल्कुल पॉइंट आउट किया था। राधा, अगर उससे हवाले से आप कुछ और बात करना चाहती हैं तो। मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि आप आज की वेबिनार से तो यही लग रहा है कि टोटल कियोस है, नोबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग। कैसे हम रीच आउट करेंगे? आई एम इन टच विद ऑर्गेनाइजेशंस दैट वांट टू डू रिलीफ वर्क। तो हर कोई जो है करीब का जो इलाका है वहीं तक जहाँ उनकी रसाई है वहीं तक जाने की बात कर रहे हैं। तो व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर
far and not able to reach places जहाँ इस वक्त एक्सेस हो लोगों का या रिलीफ पहुंच सके या हेलीकॉप्टर्स के थ्रू ही वहाँ पर रिलीफ पहुंच सकता है. What I mean, government should they should come forward और हमें बताएं कि उन्होंने क्या किया है. They should give us a clear picture of what they are doing. This is the need of the hour. I think that at least हमें satisfaction हो कि गवर्नमेंट ये काम कर रही है. जो अपनी आज के जो आपका वेबिनार है और जो खबरें आ रही हैं और जो टीवी पर देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर नहीं है कि what's going on at the government level. बिल्कुल सही बात. थैंक यू. राधा ने हैंड रेज किया, आप बात करें. जी बिल्कुल शुजा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी जो हमारे यहाँ सिचुएशन है वो ये है कि लोग अभी तक पानी में फंसे हुए हैं और लोगों की हालत जो है वो बहुत खराब है. बच्चे जो है वो उनकी लाशें जो है वो मिल रही हैं और औरतें, बूढ़े, खास तौर पे हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो बड़े परेशान हो रहे हैं. तो इनको फिलहाल जो हमें बहुत नीड जो है वो एक तो जो लोग वहाँ सेटल हुए हैं कोई ऊंची जगह पर, उनको वॉशरूम्स के लिए जो है बड़ी प्रॉब्लम हो रही है उनको. और दूसरा ये है कि इनको रेस्क्यू करने की जरूरत है. अभी इनको पानी से निकालना है. जैसे जो लोग घरों में अभी रह रहे हैं वो हवा लगने से घर गिर रहे हैं. मैंने आपको पहले भी कहा कि एक गांव में अगर 20 घर हैं तो उसमें से 17 गिर चुके हैं और ये मेरा सर्वे है जो मैं कर रही हूँ. नहीं, बिल्कुल मैं सही है. ऑन ग्राउंड हूँ और ग्राउंड रियलिटी में बता रही हूँ कि 20 घरों में से 17 घर गिर गए हैं. तो लोग उसी घर के थोड़ा सा ऊंचाई है तो उस पे बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ फंसे हुए हैं. वहाँ उनके बच्चे फंसे हुए हैं, मच्छरों की हालत है. उनको रेस्क्यू करके किसी ऊंचाई जगह पे ले जाने की जरूरत है. ये उनको जो है ना बड़े नीड है उनको. बिल्कुल सही बात है. बल्कि डॉक्टर सोनू ने भी कहा था कि इस दफा जो घर गिरे हैं ना वो कोलैप्स जी बहुत ज्यादा. यासिर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं जल्दी से ये ऐड करना चाहूँगा कि 2010 में भी सेम सिचुएशन थी और हम लोग उस वक्त डिजिटल टूल्स इस्तेमाल कर रहे थे. यूएन का एक वेबसाइट थी जिसमें कि आप रिपोर्ट कर सकते मुख्तलिफ चीज़ें कि पानी का लेवल ज़्यादा है और मुख्तलिफ चीज़ें. तो एक तो हमारे पास एक इंडेक्स होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें, जैसे डेटा की बात हुई ना, तो डेटा मैं बता रहा हूँ कि उसका तेज़ी से जमा करने का क्या तरीका है. अब फॉर्चुनेटली हमारा मोबाइल नेटवर्क बहुत अच्छा है, वो कवरेज है, तो इसलिए हमें डेटा कलेक्शन काफ़ी तेज़ी से हो सकता है. लेकिन क्या डेटा कलेक्ट करना है, ये इस पे हमें नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी पर्सपेक्टिव से भी और लेटर जो सपोर्ट देनी होगी उसके पर्सपेक्टिव से भी, कि उसका इंतज़ाम तो हो सके ना. तो डिजिटल टूल्स के 2 मैंने लिंक्स आपको डाले भी हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं. 2010 में भी हमने प्राइवेटली भी एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया था. उसमें ये था कि आप एक तो लोकेशन आ जाती थी, मोबाइल से आप उसको कर सकते थे और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो आप उसमें दर्ज कर सकते हैं कि आपको उसमें कैटेगरीज बनी हुई थी कि किस चीज़ की ज़रूरत है. तो इसके अलावा जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते थे वो खरीद के और उसके अंदर एंटर भी कर सकते थे कि ये चीज़ अवेलेबल है इस जगह पे, या उसको कहाँ डिलीवर किया जाए. फिर वो बाद में जो मैच होता था तो वो उस तरह से वो चीज़ अरेंज हो जाती थी. तो डिजिटल आई थिंक ये भी शुड बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. जी बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच. इसहाक सुमरो मेरे ख्याल में वो भी बात करना चाह रहे थे. इसहाक, आप अनम्यूट करें अपना. अच्छा इसहाक, क्या पता नहीं. अभी हम इसको कंक्लूडिंग तरफ ले जाते हैं. मेरे ख्याल में अभी किसी और का हाथ नहीं रेज किया हुआ है. तो एक मेरी सजेशन थी प्लीज. हाँ जी, शीमा आप एक सेकंड प्रभु बात कर लें तो आप. शीमा एक सेकंड. जी प्रभु. अच्छा, मैं सुन रहा हूँ. मेरे ख्याल में काफी सारी बातें शेयर हुई हैं और जब भी कोई सिंध में या पाकिस्तान में कोई इस किस्म की कोई आफत आती है, फ्लड हो, डिजास्टर हो, तो हम फिर वो एक्टिव हो जाते हैं. फिर वो जो है उसका रिस्पांस पे, और इस वक्त भी अभी भी हम कर रहे हैं. मेरे ख्याल में मैं इस एक चीज़, मेरी जो सजेशन भी हो सकती है, जो हमारे सिविल सोसाइटी के लिए भी हो सकती है. मैं देख रहा हूँ कि ये जो लोग मुतासरीन जो हैं सिंध में जितने हुए हैं
वो हैं क्या, उनका प्रोफाइल क्या है। उनके पास डॉक्टर सोनू ने बताया जैसे भाई उनके जो लास्ट जो हुआ है उनके पास थोड़ी सी जमीन होगी या कोई माल मवेशी होगी या उनका जो कुछ घर होगा, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी जमीन भी नहीं है किसी और के बैठे हुए। तो ये उनका प्रोफाइल है और इस फ्लड में सारा कुछ वो चला गया। तो क्या हम ऐसा कोई, मेरे ख्याल में कोई लॉन्ग टर्म, क्या उन ये लोगों की वल्नरेबिलिटी है, जब कोई इस किस्म की कहत या कोई जिलजिला या फ्लड आता है तो वो फिर उसका आउटकम है ये। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि उन लोगों की जिस वल्नरेबिलिटी में वो रह रहे हैं उस फेज से निकाल के थोड़ा सा उनको अपलिफ्ट करें। अभी भी आप देखेंगे मेरे ख्याल में 10% भी लोग रेस्क्यू जो है बाय अदर्स हुए होंगे, बाकी खुद लोग अपनी मदद के तहत आप निकले हैं। थोड़ा सा उनका आप एज ए अल्टरनेट या उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को हम बेहतर करें, ताकि वो जो जब इस किस्म की होती है तो वो उनको पता होना चाहिए कि उनको कहाँ और कैसे जाना है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट की जितनी भी बजट होती है, क्या ये बजट होती है क्या अर्बन शहरों पे ही लगनी चाहिए? क्या ये बजट की ट्रैकिंग होती है कि वाकई ये बजट है, वो सड़क बननी है, वो पानी का वहाँ पे निजाम बनाना है, सेहत की सहूलत देनी है, क्या वो वहाँ पे होती है? क्या वहाँ पे मलेरिया स्प्रे होता है? तो इस किस्म के जो इश्यूज है मेरे ख्याल में वो लॉन्ग टर्म इश्यूज है। हमें न सिर्फ अभी का लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि इन लोगों को जिस वल्नरेबिलिटी जिस सिचुएशन में रहते हैं उसको स्ट्रेंथन कैसे करना है, उसको स्ट्रांग कैसा करना है। ये जिलजिले, ये बारिशें, ये तूफान ये आते रहेंगे और गवर्नमेंट जो है हमारे सामने है, इसको, ये नालायक गवर्नमेंट, ये इसको ठीक होना ही नहीं है। तो हमें मेरे ख्याल में लोगों को एम्पावर करना चाहिए और जितना गवर्नमेंट के रिसोर्सेज है वो वहां तक पहुंचना चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशन थी। मेरे ख्याल में हमें इसका जो अगर रिलीज जाती है तो जी जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। सीमा प्लीज ओवर टू यू। जी, मैं मुख्तसरन ये कहना चाह रही हूँ कि हम जो फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ये डायरेक्टली हम औरतों को पहुँचाएं। और मैंने जो सुना है, हमने जो सुना है कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से या मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कम नहीं मिल रहे हैं या कम मिल रहे हैं, तो हम उनको कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो अगर यहाँ से कोई भी ऐसा है जो कि लिंक्ड है ऐसे कम्युनिटीज़ के साथ, तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें, क्योंकि हम लोग खुद जाना चाह रहे हैं। दूसरा एक मेरा सवाल है, तो कोई भी यहाँ पे जवाब दे दे, शायद अर्शिदा आप खुद अगर गए थे तो, कि क्या इज इट सेफ टू टेक राशंस, और क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि रास्ते में भी लोग झपटते हैं क्योंकि इतनी ज़रूरत है सबको। तो ये दो चीज़ें मैं पॉइंट आउट करना चाह रही थी, तो अगर कोई भी इसमें ऐड करना चाहे तो प्लीज आप ऐड करें। देखें, एक तो हमारे पास राधा है, प्रभु है, और ये असल में एक प्रॉब्लम ये आपने बताया बिल्कुल 100% सही है कि एक तो नेशनल हाईवे की बहुत सी जगहों पे, बल्कि हाईवे अथॉरिटीज वालों का भी मैसेज था कि वो जगह पे बंद है, तो वो एक तो रेलवे वालों ने भी सस्पेंड कर दी है। एक इंडस हाईवे हमारे पास रहता है, तो वो हमारे पास हमारे दोस्त साहसी हैं, साहिब होड हैं, तो वो भी आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं जो कम्युनिटीज हैं मिनॉरिटीज की, खासकर शेड्यूल कास्ट की। तो ये 3-4 दोस्त हमारे साथ अभी भी हैं, तो इनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। राधा जो है वो मीर प्रकाश में हैं, और खासतौर पर जो थर के खासतौर पर वर्कर्स हैं उनको कर सकती हैं। फिर कुछ दोस्त हमारे जो जामशोरों के हैं, फिर साहिब जो है वो उसका ताल्लुक दादू से है। जी जी अदी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप आए, आप हेल्प करें, हम बिल्कुल तैयार हैं आपके लिए। आप आए कोई मसला नहीं, आप जब आए और तो वो फोन कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन का जहाँ तक ताल्लुक है कि वो आप इनके थ्रू करेंगे तो आसानी इसलिए भी होगी कि वो लूटमार का खतरा कम होगा। तो ये लोग लिस्ट अपनी बना लें। अगर हमसे रिक्वेस्ट कर लें कि वो जो भी अफेक्टेड लोग हैं, जो जिनको ये समझते हैं, तो उनकी एक लिस्ट बना लें, जिसमें हम लोगों ने जब किया था 2010 में, कि हम पहले लिस्ट बना लेते थे, उनकी शनाख्ती कार्ड का नंबर और सब कुछ हमें पता था उनका कहाँ है। फिर या तो उनके घर पे पहुंचाते थे या उनको एक जगह बुला देते थे। लिस्टें भी बनी हुई है, एरिया भी किए हुए हैं सिलेक्ट, मतलब जो अफेक्टेड हैं और वो एरिया भी सर्वे किए हुए हैं, हर चीज मौजूद है। थैंक यू। ओके ओके, शुक्रिया। अच्छा, यासिर ने एक मतलब वो, आप यासिर माइक ऑफ। जी, हमको ये जैसे डीसी की जो डेटा की और पॉलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से वो पूरा मफलूज जो हो गया है पूरा स्टेट का एपरेटस, तो हमें जो है ना वो लोकल लेवल पे भी देखना चाहिए, क्योंकि जितने एरिया में तबाही हुई है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब तक लोकल से लोकल लेवल पे कुछ
स्टेट की मशीनरी या एनजीओ मशीनरी एक्टिव नहीं होगी तो ये आप समझिए कि बहुत सारे इलाके ऐसे ही रह जाएंगे, और वही हो रहा है अभी जैसे। तो आई थिंक ये हमें देखने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे लॉन्ग टर्म में, क्योंकि देखें ये तो अभी तो रेस्क्यू का टाइम है। रेस्क्यू के बाद ये ज़ीरो से इनको स्टार्ट करना है, तो आपको पूरी कम्युनिटी डेवलपमेंट आपका कनेक्शन मेरे ख्याल में यासिर, आवाज नहीं आ रही आप। अच्छा, अभी हम इसको कंक्लूडिंग की तरफ जाते हैं, ले जाते हैं। मेरे ख्याल में जीनिया को देखा, जीनिया नहीं है इस वक्त, तो इसको हम क्लोज करते हैं। जो भी रिकमेंडेशन आएंगे, कुछ नोट्स मैंने लिए, कुछ दोस्त और भी नोट्स ले रहे हैं, तो इसकी हम एक प्रेस रिलीज बना के आज ही रिलीज नहीं आ गई, तो उसको आज रिलीज कर देंगे इंशाल्लाह। और इसकी रिकॉर्डिंग वैसे फेसबुक पे चूँकि लाइव आ रही है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, वरना ये जो रूम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो भी अवेलेबल हो जाएगी। तो उसको मैं जो ग्रुप्स है हमारे उसमें मैं शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो ओवर टू यू जीनिया, आप इसको प्लीज क्लोज कर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुजा और तमाम स्पीकर्स भी जिन्होंने बहुत यूज़फुल अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, जो उन्होंने देखा ग्राउंड पर, और फिर जो हमारे ऑडियंस ने भी पार्टिसिपेट किया। तो हम चाह रहे थे कि 1 घंटे का हो, लेकिन अब तकरीबन 2 घंटे का ये वेबिनार हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें सामने आई। एज अ रिसर्च इदारा हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम इसको जो आज हमारी जो बात हुई है, जो पॉइंट्स रेज किए गए हैं, उनको अच्छी तरह से हम उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो शायद कोई फैसला ले सकते हों, या जो इसको फॉलो अप कर सकते हों। तो इतना हम ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सिचुएशन बहुत बहुत मुश्किल है, और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपनी जान पर खेलकर वहाँ रेस्क्यू का काम भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आवाम की आवाज़ आगे भी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट्स का, तमाम स्पीकर्स का, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अगले 3 सूबों के हवाले से भी इसी तरह का वेबिनार मुनक्किद कराएं और इस आवाज़ को ज़्यादा बुलंद करने की कोशिश करें। शुक्रिया। आखिर में मैं सब दोस्तों का एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया और ज्वाइन किया। ये हम सिलसिला जैसे वहाँ पे तजवीज़ भी आई थी, हमने इसको पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि हम चारों सूबों के लिए अलग से अलग वेबिनार करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो बलूचिस्तान के लिए होगा, और उसका हम मैसेज जल्दी से शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।